सीरीज जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर और हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएस 2022 के सितंबर वाले अटेम्प्ट का सेट ए। इसमें हमने 60 क्वेश्चंस को ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया था। बात करनी है आज क्वेश्चन नंबर 61 से, जिसका स्टार्टिंग हो रहा है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से। ये सबसे भारी भरकम क्वेश्चंस में से एक होते हैं। पैसेज के बाद यही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। पैसेज में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं और इनमें तो अपने आप में ही क्वेश्चन एक बड़ा चैलेंज लेके आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग द डायरेक्शंस और उसके बाद आते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस पे। डायरेक्शंस कह रहा है इन दिस सेक्शन each item consists of 6 sentences of a passage. The first and the 6 sentences are given as S1 and S6. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as P, Q, R and S. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet. देखो सिंपल सा काम करना है आपको। अभी तक आपके सामने जो एक सीक्वेंस आती थी सेंटेंसेस की, उसमें सबसे ऊपर लिखा होता था S1, फिर लिखा होता था S6 और फिर होता था P, Q, R, S। लेकिन यहाँ पे इस बार से इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया है। S1 को यहाँ पे लिखा है इन्होंने, मतलब सेंटेंस नंबर 1 जो है ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सेंटेंस नंबर 6 जो है वो लास्ट में लिखा है, इसको भी आप नहीं छेड़ सकते। बाकी बीच में P, Q, R, S जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनको आपको जंबल करना है कि कौन सा वाला कहां पे आएगा, इसका एक ऑर्डर बनाना है। उसके लिए आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से किसी एक ऑर्डर की तरह से आप इसको अरेंज करके इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इतना सा काम करना होता है। इसके लिए जो हम हेल्प लेते हैं वो हम लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 या सेंटेंस नंबर 6 के तरह से हम सोचना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा वाला स्टार्टिंग में आ सकता है, फिर धीरे धीरे कनेक्शंस बनाते बनाते इसके आंसर्स तक हम पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कैसे कैसे इनके मेन आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। ध्यान से देखने में हमें पता चलेगा कि a licensee who wants to surrender his license shall apply in form X to the licensing officer। देखो जो लाइसेंस जिसके पास है, अगर वो अपना लाइसेंस को सरेंडर करना चाहता है तो उसको फॉर्म X में अप्लाई करना पड़ेगा टू द लाइसेंसिंग ऑफिसर, है ना। लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास में फॉर्म X होता है जिसमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा। So this point number S1 talks about the application या अप्लाइंग के बारे में ये बता रहा है कि फॉर्म X में कैसे कैसे अप्लाई करेगा, कौन, जिसके पास लाइसेंस है। फिर P बोल रहा है this shall not entitle the license to any compensation by way of license fee in any form। अभी तक फिलहाल इसका कोई जिक्र नहीं है तो P से हम शुरुआत नहीं करेंगे, ए ऑप्शन को हटा देते हैं। बाकी अगर आप ऑप्शंस में देखो तो सारे ऑप्शन S से ही शुरुआत कर रहे हैं। इसका मतलब है पॉइंट्स तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन SR, SQ और SQ के अलावा हम और किसी चीज में फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए Q पढ़ते हैं। If the licensing officer is satisfied, he may accept the surrender. The license shall be deemed to have been terminated from the date of such acceptance. The application shall be accompanied by a declaration of stock in Form 5. The licensee who has surrendered his license shall be allowed to sell the antiquities declared to another license or an organized museum in India। ठीक है, अब S6 तो खत्म कर रहा है, इससे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी P, Q, R, S को देखते हैं कौन सा वाला बढ़िया कनेक्शन बनाता है। देखो एक तो है SR और फिर है SQ और फिर है SQ। तो SR और SQ में से देखते हैं बेटर चॉइस कौन सी है। देखो बेटा, हमने लाइसेंसी के बारे में बात किया है, जो अपना लाइसेंस को सरेंडर करना चाहता है उसको अप्लाई कराना पड़ेगा पहले फॉर्म X में लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास में। फिर हमने बात करी पॉइंट नंबर S से स्टार्ट, द एप्लीकेशन जो उसने अप्लाई किया था वो एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय अ डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक इन फॉर्म 5। अब फॉर्म 5 में एक डिक्लेरेशन होगा जो उसी को करना पड़ेगा। ठीक है, अब S से हमने शुरुआत कर दी। अब S के साथ में R है और S के साथ में Q है। देखो दोनों में Q है तो SR और SQ में से देख लेते हैं कौन सा बेटर चॉइस है। S के साथ में R जोड़ते हैं। The license shall be deemed to have been terminated from the date of such acceptance। अब S के साथ में R अगर मैं जोड़ रहा हूं तो अभी फिलहाल टर्मिनेशन या फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इसका कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। S के साथ में Q जोड़ के देखते हैं। If the licensing officer is satisfied, he may accept the surrender। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, SR को हटाएंगे, ये बिल्कुल बकवास है, SR की बात नहीं करेंगे, S के साथ में हम Q जोड़ेंगे। अभी बोला एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ उसके साथ में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्म X नहीं भरना है, आपको उसके साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना पड़ेगा जिसमें फॉर्म V या फॉर्म 5 नाम का एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर ये दोनों काम करने के बाद लाइसेंसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हुआ
तब वो आपका सरेंडर ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये दोनों चीजें बिल्कुल प्रॉपर्ली हो गई, लेकिन एसक्यू के भी हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक है एसक्यूआरपी और एक है एसक्यूपीआर। अब देखो सी और डी में से कौन सा आंसर हम ले सकते हैं, क्यू के साथ में आर जोड़ दें या क्यू के साथ में पी जोड़ दें, इसी बेसिस पे आंसर आ जाएगा। तो देखो क्यू के बाद में हम कौन सा जोड़ सकते हैं, This shall not entitle the license to any compensation by way of license fee in any form। फिर R बोल रहा था the license shall be deemed to have been terminated from the date of such acceptance। अब देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है, देखो ये कह रहा है he may accept the surrender, और वो आपका सरेंडर एक्सेप्ट कर सकता है। फिर R बोल रहा है the license shall be deemed to have been terminated from the date of such acceptance, और जब एक्सेप्टेंस हुई होगी तभी से आपका लाइसेंस टर्मिनेटेड माना जाएगा। तो Q बोल रहा था कि वो एक्सेप्ट कर सकता है, R बोल रहा था कि जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया है उसी दिन से एक्सेप्टेंस की डेट मानी जाएगी। तो Q के साथ में तो R लगाना ही पड़ेगा, ये बात तो फिक्स हो गई है। तो SQR मतलब SQR कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, D को हटाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे बेटा चले जाएंगे। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 61 चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में SQRP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। Haryana has achieved the second rank among states in logistics ease across different states, जिसको लीड्स नाम से भी जान रहे हैं। ये बात बता रही है 2021 की एक रिपोर्ट, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट में ये डिक्लेयर किया है। This makes Haryana a top performer in the northern cluster of landlocked states. The state has taken a lead from the 6th overall position in the previous evaluation 2019, ठीक है। The improvement in ranking reflects focused initiatives by the state in improving the infrastructure. The report aims to evaluate and rank states and union territories based on the efficiency of their logistics and initiatives taken. फिर सेंटेंस नंबर 6 बोला लीड्स 2021 framework evaluated states union territories on 21 indicators including 17 perceptions and 4 objectives based on indicators। ठीक, S1 और S6 तो एकदम फिक्स है, इसको हम छेड़ नहीं सकते हैं। अब बात करें कि कौन सा वाला स्टार्ट कर सकता है, ध्यान से समझो। अब अगर हम बात करें द स्टेट हैज टेकन, कौन सा स्टेट बेटा, यही वाला हरियाणा, इसी इकलौते स्टेट की बात यहीं पे हुई है। तो द स्टेट का जब मुझे बात करना होगा तो मतलब Q वाले पॉइंट को मुझे S1 के साथ ही रखना पड़ेगा। सो द स्टेट हैज टेकन अ लीड फ्रॉम द 6th ओवरऑल पोजीशन इन द प्रीवियस इवैल्यूएशन 2019। सब अभी जो रिसेंट है वो 2021 है, इसके पहले वैल्यूएशन कब हुआ था 2019 में, और यहां से लेके इसने क्या किया है 6th रैंक से कहां स्कोर कर लिया है, 2nd रैंक पे स्कोर कर लिया है। सो Q वुड बी द अल्टीमेट या बेस्ट स्टार्टिंग येट। तो S और R को फिलहाल अभी हम स्टार्ट करने के लिए हटाते हैं, क्योंकि हमारे पास में दो ऑप्शंस ऑलरेडी बचे हैं। नाउ वी हैव QR एंड QS। देखते हैं बेटर वाला ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है, QR अच्छा है या QS अच्छा है। देखो Q के साथ में R पढ़ते हैं। द इंप्रूवमेंट इन रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स फोकस इनिशिएटिव बाय द स्टेट इन इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। S बोला द रिपोर्ट एम्स टू इवैल्यूएट एंड रैंक स्टेट्स यूएस विद द जो भी। अब यहाँ पे Q के बाद में हम R ले सकते हैं या S, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बड़ा इजी है बेटा। देखो अगर मैं बात करूं कि S1 बोला था 2nd रैंक पे था, Q बोल रहा है कि 6th रैंक से 2nd रैंक पे ये आ गया 2 साल के अंदर ही, ठीक है। अब R बोल रहा है द इंप्रूवमेंट इन रैंकिंग, ये जो इंप्रूवमेंट आई है रैंकिंग में, अगर ये बात मैं सीधा वहीं पे नहीं बोलूंगा जहां पे रैंक्स डिस्कस हैं, तो आगे फिर मैं रैंक वाली बात कैसे बोल पाऊंगा जब दो ही जगह पे रैंक्स लिखी है। इस वजह से Q के साथ में तो R ही लेना पड़ेगा, Q के साथ में S नहीं सही है, ठीक है। तो फिलहाल Q ने स्टार्टिंग अच्छे से की थी, R ने उसी के रेफरेंस से बात की है। अब PS को भी पढ़ लेते हैं, क्या पता यही आंसर हो जाए। P देखते हैं, दिस मेक्स हरियाणा अ टॉप परफॉर्मर इन द नॉर्दर्न क्लस्टर ऑफ लैंडलॉक्ड स्टेट्स, ठीक है। Q के R के बाद में क्या हुआ, देखो R बोला था इंप्रूवमेंट इन रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स फोकस इनिशिएटिव्स बाय द स्टेट इन इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया डेवलप हो गया। दिस मेक्स हरियाणा अ टॉप परफॉर्मर इन द नॉर्दर्न क्लस्टर ऑफ लैंडलॉक्ड स्टेट्स। अब इन सबसे क्या हो गया, लैंडलॉक्ड स्टेट्स में सबसे बेस्ट परफॉर्मर वही टॉप परफॉर्मर हो गया। अब फिर यहां पे क्या आएगा लास्ट में S। The report aims to evaluate and rank states या UTs based on the efficiency of their logistics and initiatives taken। अब इसी बेसिस पर ये लोग इनको जो लॉजिस्टिक्स है और जो इनिशिएटिव्स लिए इन्होंने, जैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लिया इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्हीं बेसिस पे स्टेट्स और यूटीज को ये क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं या रैंक दे रहे हैं। अब फिर से ये सेम बात यहाँ पे भी आ रही है, इसलिए S चला जाएगा S6 के साथ में। तो A ऑप्शन फिलहाल सबसे बेस्ट आंसर की तरह हमारे पास में निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं।
Wind power is an inexhaustible source of clean energy. During the last decade, power production from the wind increased more than 25%. Although the cost of electrical energy produced by the wind depends on favorable sites for the location of wind turbines, wind power is already cost competitive with power produced from fossil fuels. Much of the growth was in Europe, where most of the world's 17,000 megawatts of wind power is generated. One expert calls wind generation the fastest growing electricity producing technology in the world. As examples, 13% of Denmark's power and more than 20% of power in the Netherlands, Spain and Germany is supplied by the wind. ठीक है, अब S6 की अगर हम बात करें, देखो जरूरी नहीं कि हमेशा S1 से ही बात करना शुरू करें, क्योंकि S1 में जो बात है वो विंड पावर की बात हो रही है और ये इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी है, मतलब जो खत्म नहीं हो सकता, इनएग्जॉस्टिबल है ये चीज। ठीक है, अब अगर हम S1 के साथ में देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस इसके साथ में लिंक लग रहे हैं, लेकिन अगर आप S6 की बात करो तो S6 में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है। एग्जांपल किस चीज का है अगर ये मालूम चल जाए तो S6 के पहले वही वाला पॉइंट हम रख देंगे और फिर ये हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो S6 के साथ में अगर हम कौन सा पॉइंट रखें तो ये चीज उसका एग्जांपल दे रही होगी, ये बात को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे जो दिया जा रहा है एज एग्जांपल्स 13% ऑफ डेनमार्क्स पावर एंड मोर देन 20% ऑफ पावर इन द नीदरलैंड्स, स्पेन एंड जर्मनी इज सप्लाइड बाय द विंड। देखो एस बोल रहा है वन एक्सपर्ट कॉल विंड जनरेशन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग, बिल्कुल नहीं, इसको हटा देते हैं, ये नहीं जोड़ सकता है S6 के साथ में। फिर बोल रहा है मच ऑफ द ग्रोथ वाज इन यूरोप वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड 17,000 मेगावाट्स ऑफ विंड पावर इज जनरेटेड। एज एग्जांपल 13% ऑफ डेनमार्क्स पावर एंड मोर देन 20% ऑफ पावर इन द नीदरलैंड्स, स्पेन एंड जर्मनी सप्लाइड बाय द विंड। अब देखो यहां पे बात हो रहा है 17,000 मेगावाट्स को जनरेट करने की यूरोप में, ठीक है, ज्यादा ग्रोथ कहां पे है? यूरोप में है। अब यहां पे भी क्यों में भी यही बात नहीं हो रही है, ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका भी एग्जांपल S6 नहीं दे रहा है। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड पावर प्रोडक्शन फ्रॉम द विंड इंक्रीज मोर देन 25%, ठीक है, एज एग्जांपल 13% ऑफ डेनमार्क्स पावर एंड मोर देन 20%। अब अगर हम 25% को यहां रिलीज करने की रिलेट करने की कोशिश करें तो 20 और 13 33% तो यही ऐसे हो गया, इसीलिए इसको हम 25 वाले से कनेक्ट बेटा नहीं कर सकते। तो एज एग्जांपल 13% ऑफ द डेनमार्क्स पावर एंड मोर देन 20% ऑफ पावर इन द नीदरलैंड्स, स्पेन एंड जर्मनी इज सप्लाइड बाय दिस बाय द विंड। तो हम R को कनेक्ट कर सकते हैं S6 के साथ में, है ना, R को कनेक्ट कर सकते हैं S6 के साथ में। तो देखिए यहाँ पे R लास्ट में है क्या? हाँ, C ऑप्शन में यहाँ पे R है। इसका मतलब है Q से अगर हम स्टार्टिंग करने से चले तो एक हिंट तो हमको यहाँ पे मिल गया है। अगर पढ़ के देखते हैं, अगर लॉजिकली सही है तो इस पे ही आंसर मान लेंगे, क्योंकि R वाला खत्म कर सकता है अच्छी तरीके से, ये बात तो मालूम चल गई है। चलो देखते हैं QSPR को पढ़ के एक बार। विंड पावर इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। फिर क्यों बोल रहा है? ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द विंड डिपेंड्स ऑन फेवरेबल साइट्स फॉर द लोकेशन ऑफ विंड टरबाइंस। अभी कह रहा है कि विंड पावर इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है क्लीन एनर्जी का, हालांकि जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड है विंड से वो भी डिपेंड करती है फेवरेबल साइट फॉर द लोकेशन ऑफ विंड टरबाइंस। अब जैसे मान लो जहां पे हवा ही नहीं चल रही है वहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस विंड एनर्जी के थ्रू वो थोड़ी ज्यादा महंगी होगी क्योंकि कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। हालांकि इनएग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म ना होने वाली चीज है, तो ये लगभग फ्री है। लेकिन जब कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम है तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर दी जाएगी, ये बात बेटा यहाँ पे हो रही है। तो QS1 के बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। विंड पावर इज ऑलरेडी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव विद पावर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, और फिर भी विंड पावर जो है वो क्या है? कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है जो फॉसिल फ्यूल्स है उनके बेसिस पे, ठीक है। तो इस चक्कर में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो Q इज अ गुड स्टार्टिंग कनेक्टेड बाय S। देखो वन एक्सपर्ट कॉल्ड विंड जनरेशन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, और इस वजह से एक एक्सपर्ट क्या बोल रहा है इसको कि जो विंड से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा तेज ग्रो कर रही है। QS ठीक है। फिर P के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड पावर प्रोडक्शन फ्रॉम द विंड इंक्रीज मोर देन 25%, और लास्ट डिकेड में जो पावर है वो 25% से ज्यादा बढ़ा है। फिर P के बाद में आएगा R, मच ऑफ द ग्रोथ वाज इन यूरोप। अब 25% से ज्यादा बढ़ गया है, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ थी वो यूरोप में हुई थी, वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड 17,000 मेगावाट्स ऑफ विंड पावर इज जनरेटेड, जहां पे 17,000 मेगावाट्स ऑफ विंड पावर जनरेट हुई है, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए 13% ऑफ द डेनमार्क्स पावर एंड मोर देन 20% पावर इन नीदरलैंड्स, स्पेन एंड जर्मनी सप्लाइड बाय द विंड। अभी कह रहा है एग्जांपल्स के लिए डेनमार्क में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसका 13% विंड बनाती है, नीदरलैंड्स में 20% विंड बनाती है, और स्पेन में और जर्मनी में भी ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो S6 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? R के साथ में।
तो इस हिसाब से हम QSPR के साथ जा सकते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स को भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये गलत है बेटा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम जाना चाहते हैं। लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए एज पर मी। लेट्स लुक एट कि PSR से अगर हम शुरुआत करेंगे तो क्या करेंगे। S1 कह रहा है wind power is an inexhaustible source of clean energy. During the last decade, power production from the wind increased more than 25%. लास्ट डेकेड में पावर प्रोडक्शन विंड एनर्जी से 25% की दर से बढ़ गया। अब एकदम से S1 के साथ में अगर मैं P ले आऊंगा तो क्यों ये बोला जा रहा है कि भैया इतना परसेंट बढ़ गया है। अभी तक तो ये बोला जा रहा है कि सबसे इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर प्रोडक्शन इससे बढ़ गया है, तो ये तो बताओ भैया कि पहले जनरलाइज हम किस तरीके से यूज करते हैं, तब इसकी बात कर सकते हैं। तो P को फिलहाल प्रेफरेंस अभी नहीं दी है। S की बात करें, वन एक्सपर्ट कॉल्ड विंड जनरेशन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग की बात कैसे आ जाएगी। इनएग्जॉस्टेबल की बात तो कर ली है, फास्टेस्ट के बारे में कैसे बात कर ले। और एक एक्सपर्ट ऐसा बोल रहा है, मतलब कोई रेफरेंस बताना चाहिए आपको, जो नहीं बताया है तो S से फिलहाल शुरुआत नहीं करते हैं। RPSQ को देखोगे, मच ऑफ द ग्रोथ वाज इन यूरोप। किस चीज की ग्रोथ थी, अभी ग्रोथ का रेफरेंस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो R यहां से सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर C इज द बेस्ट स्टार्टिंग, जहां पे हम कर ये रहे हैं कि ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हम बात स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि जैसे ही हमने बात करी है विंड पावर की। अब विंड पावर क्या है, सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी है। अब उसके बारे में हम बोल रहे हैं, हालांकि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द विंड डिपेंड्स ऑन फेवरेबल साइड्स। हालांकि जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि कहां पे कितना हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कभी ना खत्म होने वाली एक एनर्जी है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 63। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 64 इन C की क्या चैलेंज है। 64 कह रहा है एजुकेशन इट इज बिलीव्ड इज इनसेपरेबल फ्रॉम आवर सोसाइटल एस्पिरेशंस। बिल्कुल, education as many would argue was for realization of the ultimate and the absolute. In ancient times, for example, there was a distinctive spiritual meaning associated with education. As these aspirations, world views undergo a process of transformation with the changing times, so does the meaning for education. It was to overcome the finiteness of existence, all earthly temptations and desires. But for a modern technical mind, this preoccupation with supreme spiritual knowledge may not hold such fascination. अब अगर आप S6 को देखो तो ये but से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन को लेके आ रहा है बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें but जो कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ रहा है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ रहा है, मतलब ये चीजें ऑपोजिट इसके पहले लिखी होनी चाहिए। तो बट क्या कह रहा है, बट फॉर अ मॉडर्न टेक्निकल माइंड दिस प्रीऑक्यूपेशन विद सुप्रीम स्पिरिचुअल नॉलेज मे नॉट होल्ड सच फैसिनेशन। अब यहाँ पे बताना है कि फैसिनेशन जो है ये देखो S6 क्या कह रहा है, लेकिन अगर एक मॉडर्न टेक्निकल माइंड की तरफ से देखो तो ये जो प्रीऑक्यूपेशन आपने बना दिया है कि सुप्रीम स्पिरिचुअल नॉलेज में नॉट होल्ड सच फैसिनेशन, ये चीज क्या होगी, ये चीज उतनी ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं होगी कि जो सुप्रीम स्पिरिचुअल नॉलेज है वो इतना ज्यादा फैसिनेटिंग है, तो उतना ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं होगी। अब S6 के पहले हम कौन सा पॉइंट रख दे, तो ये चीज इसका ऑपोजिट वाला यहाँ पे रख देगी। S पढ़ते हैं, इट वाज टू ओवरकम द finiteness of existence, all earthly temptations and desires। अब देखो बेटा यही चीज S6 में भी बोली जा रही है, मतलब S को मैं S6 के साथ में रख सकता हूँ। आप देखो as his aspirations world is undergo a process of transformation with the changing time, so does the meaning for education। अब यहाँ पे तो नॉर्मल सा कनेक्शन है, तो S6 के साथ में R नहीं जोड़ेंगे। क्यों? In ancient times for example there was a distinctive spiritual meaning associated with ये एजुकेशन। एंशिएंट टाइम में स्पिरिचुअल सा एसोसिएट कर सकते थे हम। Q को भी हम जोड़ सकते हैं किसके साथ में, S6 के साथ में। तो दो पॉइंट्स हो गए, S भी जोड़ सकता है और Q भी जोड़ सकता है। P एजुकेशन as many would argue was for realization of the ultimate and the absolute। ठीक है, यहाँ पे P को हम S6 के साथ में नहीं जोड़ सकते हैं, तो बच क्या है, Q जोड़ सकता है S6 के साथ में और S जोड़ सकता है। मतलब ऑप्शंस हमारे पास में ये देखो B वाला तो यहाँ से बाहर हो गया। अब बच कौन सा रहा है हमारे पास, बच रहा है लास्ट में Q जोड़ने का ऑप्शन, S जोड़ने के दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब चलो पढ़ते हैं, यहाँ पे RPSQ हो सकता है, QRPS हो सकता है या RQPS हो सकता है, मतलब तीन ऑप्शन यहाँ पे बच रहे हैं। पहले पढ़ते हैं RP क्या कह रहा है। देखो education it is believed is inseparable from our societal aspirations। अब अगर मैं R से शुरुआत करूं, ये बोल रहा है as these aspirations world views undergo a process of transformation with the changing times, so does the meaning for education। यार R तो बहुत बढ़िया स्टार्टिंग कर रहा है, R ने स्टार्टिंग बहुत बढ़िया की है, यानी कि मैं
S1 को R के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ये बात एकदम क्लियर हो गई। S1 को किसके साथ में कनेक्ट करूंगा? R के साथ में। देखो कैसे, एजुकेशन इज बिलीव्ड इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम आवर सोसाइटल एस्पिरेशंस। सोसाइटी की जो एस्पिरेशंस है उनके साथ में ये इनसेपरेबल मतलब हमेशा से जुड़ा होता है। अब दीज एस्पिरेशंस बोला मतलब R यहाँ पे इसके साथ में कनेक्ट हो गया, बाकी कहीं पे भी एस्पिरेशंस की बात नहीं की गई है। तो R वाला पॉइंट शुरू कर रहा है, ये बात तो 100% फिक्स हो गई। इस बेसिस पे दो ऑप्शंस यहाँ से बाहर हो गए। देखो B वाला पहले ही बाहर कर दिया था, C वाला भी बाहर हो गया क्योंकि ये R से शुरुआत नहीं कर रहा है। Now we have RP and we have RQ. Let's look कि RP सही बन रहा है या RQ सही बन रहा है। RP को पढ़ते हैं। As these aspirations worldviews undergo a process of transformation with the changing times, so does the meaning for education. अब P पढ़ते हैं। Education, as many would argue, was the realization of the ultimate and the absolute. अब फिर R के साथ में Q पढ़ते हैं। In ancient times, for example, there was a distinctive spiritual meaning associated with education. बिल्कुल सही बात है। R के साथ में P को ना जोड़ के हम R के साथ में Q को जोड़ेंगे बेटा। देखो कैसे, जैसे जैसे अंडरगो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा विद द चेंजिंग टाइम, सो डज द मीनिंग फॉर एजुकेशन, ये चेंज होता जाएगा। जैसे एंशिएंट टाइम की बात करो, फॉर एग्जांपल देयर वाज द डिस्टिंक्टिव स्पिरिचुअल मीनिंग एसोसिएटेड विद एजुकेशन। एंशिएंट टाइम्स में जैसे क्या था, एक डिस्टिंक्टिव स्पिरिचुअल मीनिंग था एसोसिएटेड विद एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर P आएगा। एजुकेशन, एज मेनी वुड आर्ग्यू, वाज द रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट एंड द एब्सोल्यूट। स्पिरिचुअल था क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एजुकेशन क्या था, अल्टीमेट और एब्सोल्यूट को रियलाइज करने का, मतलब असली सार क्या है, इसके लिए एजुकेशन मेंट था। कब? एंशिएंट टाइम में। तो Q के बाद में P आएगा। Q ने एंशिएंट टाइम को स्टार्ट किया और अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है, ये बात P हो गई। अब उसके बाद में ऐसा आएगा, इट वाज टू ओवरकम द फाइनाइटनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑल अर्थली टेम्पटेशंस एंड डिजायर्स। फिर S आ जाएगा, सो R Q P, उसके बाद में S आएगा और लास्ट में आ जाएगा S6, क्योंकि वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बात होगी मॉडर्न की। देखो अभी तक एंशिएंट में चल रहा था, लेकिन मॉडर्न टेक्निकल माइंड के लिए दिस प्रीऑक्यूपेशन विद सुप्रीम स्पिरिचुअल नॉलेज मे नॉट होल्ड सच फैसिनेशन, ठीक है। जो मॉडर्न है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एजुकेशन अब उतना इंपैक्टफुल नहीं मानी जाती है। तो पहले यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा था, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब पहले क्या होता था अब क्या माना जाता है। तो पहले के लिए आपके पास में 3 पॉइंट्स है, स्टार्टिंग हुई है R से, फिर आगे पॉइंट आया है Q, फिर P आया है, फिर S ने भी वही बात की है, S6 ने मॉडर्न टाइम्स में बात कर दी है। तो S6 बना है दूसरा वाला पहलू जो था, ये पहले वाले पहलू के लिए आपके पास में है Q, P और S, ठीक है। लास्ट में फिर S6 जो है वो क्या बता रहा है कि मॉडर्न टाइम में क्या चीजें चल रही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D बेटा, दैट इज R, Q, P एंड S। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। He resisted colonial education not just because it came from the West. Okay. अब यहाँ पे बोल रहा है he resisted colonial education not just because it came from the West. Essentially, he disliked its inherent elitism, its irrelevance as far as the needs of Indian rural masses were concerned. For example, it was difficult for him to accept English as the medium of instruction because he felt that it has created a permanent bar between the highly educated few and the uneducated many. Moreover, with his profound pedagogic sensitivity, he could see the damaging effect of colonial education. He also felt that English made one a stranger in one's own land. Besides, with this kind of education, one could not appreciate the dignity of manual labor. बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं हमको कनेक्ट करने के लिए, उसी को यूज करके, उसी हिंट को यूज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए काफी इजी हो जाएगा ये। यहाँ पे जो S वाला पॉइंट बोल रहा है, he also felt that, इसका मतलब है उसको ये भी फील हो रहा है। तो इसका मतलब है इसके पहले भी कुछ फील होना चाहिए, ये बात मालूम है। तो देखो जैसे मान लो मैंने बोला I will also eat this, I will eat this also, मतलब मैं ये भी खाऊंगा, इसका मतलब है इसके अलावा भी कुछ खाऊंगा। तो जब ये कह रहा है he also felt that, इसका मतलब है फील पहले भी हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो ये फील नहीं कर रहा है। For example, it was difficult for him to accept that the medium of instruction because he felt that, ये फील कर रहा है। देखो क्यों फील कर रहा है, essentially dislike intention elitism and respect from the needs of Indian rural masses। अब देखो Q के साथ में S को मैं फिट कर सकता हूँ। Q में पहली बार फील कर रहा है, फेल्ट जो लिखा है, और S में फिर उसके बाद में also felt। तो Q के साथ में भैया S जहाँ नहीं आ रहा है उस ऑप्शन को फटाफट हटा देते हैं। देखो Q के साथ में S इधर आ रहा है, रहने देंगे, इधर SQ आ रहा है, B बाहर हो जाएगा, Q के साथ में S यहाँ नहीं आ रहा है, ये बाहर हो जाएगा, Q के साथ में S यहाँ नहीं आ रहा है, ये बाहर हो जाएगा। क्या बच रहा है?
ए ऑप्शन बच रहा है PRQS। चलो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे सही निकल रहा है कि नहीं। देखो, he resisted colonial education not just because it came from the west। अब ऑप्शन तो एक ही बच रहा है, फिर P से बढ़ते हैं। Essentially he disliked its inherent elitism। इट्स किसके लिए लिखा है बेटा? कॉलोनियल एजुकेशन के लिए लिखा है, ठीक है। इट्स इनहेरेंट एलिटिज्म, इट्स इररिलेवेंस एज फार एज द नीड्स ऑफ इंडियन रूरल मासेस वर कंसर्न्ड, ठीक है। पी के बाद में आर लेंगे। मोरओवर विद हिज प्रोफाउंड पेडागोजिक सेंसिटिविटी ही कुड सी द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। अब फिर से कॉलोनियल एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, तो मोरओवर इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। सो पी आर इज अ गुड कनेक्शन, पी आर। फिर हमने क्यू लिया। फॉर एग्जांपल इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट इंग्लिश। अब कैसा डिफिकल्ट हो रहा था, इसमें एग्जांपल दिया है और क्यू के साथ में एस को जोड़ के हमने आल्सो फेल्ट को कनेक्ट कर दिया है। फिर इसके बाद में S6 बोल रहा है इसके अलावा विद दिस काइंड ऑफ एजुकेशन वन कुड नॉट अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। इस तरीके से PRQS यानी ऑप्शन नंबर ए बन रहा है इसका इकलौता करेक्ट अरेंजमेंट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 को देखते हैं बेटा। A corpus is an abundant source of samples of English usage. If this is to be the meaning that has been previously explained, they cannot just be picked out of the corpus at random. If this is to be of the meaning that has been previously explained, they cannot just be picked out of the corpus at random. If they are to function as examples, however, then we need to ask just what it is they are intended to be examples of. Samples of the language isolated from their natural context of use will not normally exemplify word meanings but will simply show one instance of the word's actual occurrence. This is because the context will usually make it unnecessary to spell the meaning out. It is not only the previously explained meaning of the word that we might want a sample to exemplify, however, but also its collocational tendencies. चलिए, सो बात करते हैं इसमें कैसे कैसे इसको हम जोड़ सकते हैं। A corpus is an abundant source of samples of English usage, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में जोड़ने के लिए Q, R, P और S सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे जोड़ने के लिए फिट हो रहे हैं। तो चलो जोड़ के देखते हैं। S बेटा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे S कह रहा है this is because the context will usually make it unnecessary to spell the meaning out। अब यहाँ पे अगर हम देखें this is because की अगर हम बात कर ले, एक पॉइंट यहाँ पे ले ले, this is because जो लिखा हुआ है ना, this is because the context will usually make it unnecessary to spell the meaning out। अब इस this is because का अगर हम रीजन ढूंढ ले तो S के साथ में एक चीज का पेयर बन जाएगा। चलो देखते हैं। if this is to be of the meaning that has been previously explained, they cannot just be picked out of the corpus at random, ठीक है। If they are to function as examples, however, then we need to ask just what is they are intended to be examples of. Samples of the language isolated from their natural context of use will not normally exemplify word meanings but will simply show one instance of the word's actual occurrence. It is not only the previously explained meaning. अब S6 कह रहा है कि सिर्फ previously explained meaning का ही context नहीं है। अब यहाँ पे ये भी बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें S6 की, it is not only the previously explained meaning of the word that we might want to sample to exemplify, however, but also the collocation tendencies। अगर हम सेंटेंस नंबर 6 से इसको फिक्स करने की कोशिश करें तो कह रहा है it is not only the previously explained meanings of the word। ये सिर्फ previously explained meaning of the word की बात नहीं है, मतलब इसके पहले previously explained meaning of the word की बात अगर हम कर दे तो फिर ये कहेगा कि सिर्फ previously explained meaning की बात यहाँ पे नहीं है। देखते हैं बेटा यहाँ पे अगर हम S देखें तो नहीं बोल रहा है, R देखें samples of the language isolated from the natural context of the use will not normally exemplify word meanings but will simply show one instance of the word's actual occurrence। अभी कह रहा है कि only the previously explained meanings, ठीक है। If they are to function as examples, however, then we need to ask just what is they are intended to be examples of. If this is to be the meaning that has been previously explained, they cannot just be picked out of the corpus at random. All right. So अगर हम इसको start करने की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि Q वाला देख लेते हैं। Let's consider. If this is to be the meaning, अब यहाँ पे this is to be the meaning तो हम S1 से connect नहीं कर सकते, ये तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है corpus is an abundant source of samples of English usage। तो सैंपल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होंगी। दिस इज टू बी द मीनिंग दैट हैज बीन प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड, मीनिंग यहाँ पे नहीं बता रहा है, ठीक है। दे कैन नॉट जस्ट बी पिक्ड आउट ऑफ द कॉर्पस एट रैंडम, राइट। इफ दिस इज टू बी द मीनिंग ऑफ दैट हैज बीन प्रीवियसली
explained, they cannot be just previously picked out of the corpus at random. Corpus is an abundant source of samples of English usage. अच्छा, अगर ऐसा मीनिंग बनाना है, अच्छा, if this is to be the meaning, मतलब P को फिलहाल यहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसी मीनिंग बनाना है, पहले तो उन्होंने मीनिंग बता दिया कि क्या होता है। ये कह रहा है अगर ऐसा मीनिंग बनाना है या इसको अगर मीनिंग की तरह लेना है, तो ये तो गलत बात है। फिर Q के बारे में बात करें तो अगर हम मान लेते हैं if they are to function as examples, क्या चीज है? अब जो इंग्लिश के यूजेज है ना, सैंपल्स ऑफ इंग्लिश यूजेज है। अगर मुझे if they are to function as examples, however, then we need to ask just what it is they are intended to be examples of. अब ये जो अगर हम बात करेंगे कि ये सारे अगर सैंपल्स जो है, ये अगर एग्जांपल्स की बात करने लगे कि ये सारे एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स है, तो बात ये आएगी कि ये किस चीज के एग्जांपल्स है। अगर ये सारे सैंपल्स एग्जांपल बन जाए तो पूछा जाएगा कि ये किस चीज के एग्जांपल है। क्यू से हमने मान लो स्टार्टिंग किया, फिर इसके हिसाब से क्यू के साथ में पी आ रहा है। If this is to be the meaning that has been previously explained, they cannot just be picked out of the corpus at random. और अगर हम मान ले कि जो एग्जांपल्स हमने माना है ये कॉर्पस के क्या है, मीनिंग्स है, तो कितने मीनिंग्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, खूब ढेर सारे मीनिंग है। तो इसमें से हम कोई भी मीनिंग को रैंडमली नहीं ले सकते हैं बेटा, इसके लिए हमको थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा। कह रहा है if it this to be the meaning that has been previously explained, they cannot just be picked out of corpus at random. अब अगर हम मान ले कि ये सारे जो सैंपल्स हैं ये एग्जांपल हैं, एग्जांपल किस चीज का है? ये एग्जांपल सारे मीनिंग के एग्जांपल्स हैं, तो कौन सा मीनिंग इसका सटीक होगा? तो कह रहा है कि रैंडमली आप नहीं ले सकते किसी की मीनिंग को, है ना, ये चीज गलत हो जाएगी। तो क्यू के साथ में पी तो सही कनेक्शन बना चुका है। अब आता है एस। This is because the context will usually make it unnecessary to spell the meaning out. अब जो कॉन्टेक्स्ट निकल रहा होगा वो प्रॉब्लम करने लग जाएगा। क्यू के साथ पी के साथ में एस लगा सकते हैं। देन इफ वील गेट टू आर, ये कह रहा है सैंपल्स ऑफ द लैंग्वेज आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज। अब यहाँ पे कह रहा है जो नेचुरल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है ना, मीनिंग आउट जब वो कर रहा है तो गड़बड़ कर रहा है। सैंपल ऑफ द लैंग्वेज आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज विल नॉट नॉर्मली एग्जाम्पलीफाई वर्ड मीनिंग्स बट विल सिंपली शो वन इंस्टेंस ऑफ द वर्ड्स एक्चुअल अकरेंस। अब अगर हम ऐसा करेंगे कि कोई एक मीनिंग निकालेंगे तो जरूरी नहीं कि हर बार वो वर्ड से कनेक्ट हो जा रहा हो, वो कोई और इंस्टेंस का मीनिंग बेटा दे सकता है। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा बार, अब इस बार को मैं क्या लिखता हूं? अगर मान लो किसी से मैंने बोला कि बार का मीनिंग बताओ, इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक आयरन की बार हो सकती है, या फिर एक बार का मतलब होता है किसी को मना कर देना, कहीं पे आना रेस्ट्रिक्ट कर देना। बार का मतलब होता है जहां पे ड्रिंक करते हैं, ये भी बार हो गया। ऐसे बार के बहुत सारे मतलब हैं। बार का मतलब केक भी होता है, सोप का बार आता है, तो बार के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। अब रैंडम हम एक वर्ड लेके इस वर्ड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ये बोला जा रहा है। इट इज नॉट ओनली द प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट वी माइट वांट सैंपल टू एग्जाम्पलीफाई, हाउएवर बट आल्सो इट्स कोलोकेशनल टेंडेंसी। वर्ड्स क्या-क्या बता सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी जाना पड़ेगा। सिर्फ बार का एक मीनिंग लेके मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, ये बात यहाँ पे फिलहाल फिक्स की जा रही है। काफी ज्यादा डिटेल और डीप था ये, बट फिलहाल उम्मीद कर रहा हूं आपको ये कनेक्ट हो गया होगा। सो इट वुड बी QPSR, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ओनली चॉइस दैट वी कैन गेट along। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। Historians have often explained religious and social reform in India in the 19th century as a result of the Western impact upon the minds of men. ठीक है। With that purpose, we seek to analyze the thoughts and activities of individuals who were both religious reformers and vernacular publicists. अब with that purpose की बात करी गई है। देखो यहाँ पे with that purpose, अब वो वाला पर्पस, कोई पर्पस तो इसके पहले बताना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 में कोई पर्पस लिखा है तब तो यहाँ पे P को हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस नंबर S1 में पर्पस लिखा ही नहीं है तब हम इसको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? इसका मतलब है P भैया यहाँ पे S1 में कोई पर्पस लिखा नहीं है, इसका मतलब है P स्टार्टिंग नहीं कर सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, with that purpose, अब P के साथ में मुझे कुछ तो जोड़ना पड़ेगा जिसमें पर्पस आ रहा हो। इस बात को हम फिलहाल ध्यान रखते हैं। फिर आएंगे the equation of westernization and modernization has given way to a search for the indigenous sources of social changes. Recognizing the modernity of traditions is one thing, however, whereas understanding the intellectual processes that produce indigenously generated change is another. Others have recognized that this was entirely too simple an explanation for the intellectual and social changes that took place in India and other places that fell under the foreign colonial rule. Each of these vernacular using reformers derived his argument from within his own tradition. अब बेटा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में
कि पर्पस कहां पे आ रहा है। अगर हम बोले विद दैट पर्पस, तो यहाँ पे अगर हम पर्पस की बात करेंगे कहां पे आ रहा है, तो ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि पी का जो पी में जो लिखा है विद दैट पर्पस, with that purpose we seek to analyze the thoughts and activities, ये P के साथ में पर्पस का क्यों में आ रहा है। The equation of westernization and modernization has given way to search for the indigenous sources of social changes, ये पर्पस नहीं है। R1 recognizing the modernity of tradition is one thing, however, whereas understanding the intellectual process that produce indigenously generated changes is another। अब यहाँ पे ये जो पर्पस है, देखो R जो है ये पर्पस लेके आ रहा है ना, कि रिकॉग्नाइजिंग एक बात है और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो इंडिजिनसली जनरेटेड चेंज इसका अनदर प्रोसेस है। Others have recognized that this was entirely too simple explanation for the intellectual and social changes that took place in India, ये भी पर्पस नहीं लेके आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे एक जो फिलहाल बात हो रही है, recognizing the modernity of tradition is one thing, एक चीज ये है, whereas understanding the intellectual process that produce indigenously generated changes another, यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। With that purpose we seek to analyze the thoughts and activities of individuals who were both religious reformers and vernacular publicists। देखो यहाँ पे एक हो रहा है जिसकी बात करें रिलीजियस रिफॉर्मर्स, ओके, तो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन हो गया ये, और यहाँ पर रिलीजियस रिफॉर्मर्स की बात तो फिलहाल नहीं हो रही है। तो काफी हद तक पी के साथ में आर को हम लगा सकते हैं, बट फिलहाल डायरेक्ट हिंट्स नहीं है, सो लेट्स नॉट लुक एट दिस। अब यहाँ पे बात करते हैं अदर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट। सी एक चीज और हमें यहाँ पे मिल रही है जो है अदर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड, मतलब अदर्स या बाकी लोगों ने ऐसा रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब अदर्स जो है एस वाला, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अदर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस वाज एंटायरली, तो मतलब इसके पहले कुछ और लोग होंगे उन्होंने भी किया होगा। जैसे मैं बोलूं कि अदर्स हैव आल्सो डू दैट, अदर्स हैव डन दैट, इसका मतलब है जो नॉर्मल पहला वाला ग्रुप था उसने क्या किया है ये बताना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि अदर्स को हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं बेटा। देखो historians have often explained religious and social reforms in India in the 19th century as a result of the Western impact upon the minds of men. Others have recognized that this was entirely too simple an explanation for the intellectual and social। Okay, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, S1 के साथ में S फिक्स हो रहा है बेटा। कैसे? हिस्टोरिकल्स ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है बार बार कि भैया रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी एज अ रिजल्ट ऑफ द वेस्टर्न इंपैक्ट अपॉन द माइंडसेट ऑफ मैन। और बाकियों ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज का मतलब है बाकियों ने भी इसको रिकॉग्निशन दिया है, लिखा है, बताया है, कहा है, कुछ भी, दैट दिस वाज एंटायरली टू सिंपल एन एक्सप्लेनेशन फॉर द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल चेंजेस दैट टुक प्लेस इन इंडिया एंड अदर प्लेसेस दैट फेल अंडर द फॉरेन कॉलोनियल रूल। अब यहाँ पे फॉरेन कॉलोनियल रूल के बेसिस पे जो भी चेंज हुआ था, वेस्टर्न इंपैक्ट से जो चेंज हुआ था, हिस्टोरियंस ये बात कह रहे हैं और अदर्स ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है कि भैया इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन इसको आप नहीं बोल सकते, सीधा सीधा वेस्टर्न का इंपैक्ट भी पड़ गया, इसी वजह से माइंड लोगों का इस तरह चेंज हो गया है। तो एस1 के साथ में वी कैन कीप एस। अब देखो एस के साथ में हम बात करें अगर, तो एस का हमारे पास में दो पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट नंबर एस, पॉइंट ऑप्शन नंबर सी और डी, दो ऑप्शंस हमारे पास में एस से शुरू होने वाले मिल रहे हैं। तो चलिए इसको पढ़ के देखते हैं कि एस के साथ में क्यू सही है या एस के साथ में पी सही है। एस के साथ में क्यू पढ़ते हैं। The equation of westernization and modernization has given way to a search for the indigenous sources of social changes। एस के साथ में क्यू तो अच्छा लग रहा है, एस के साथ में पी पढ़ते हैं। With that purpose we seek to analyze the thoughts and activities of individuals who were both religious reformers and vernacular publicists। अभी यहाँ पे पर्पस की बात तो आई नहीं, तो एस के साथ में पी को जोड़ना बेटा काफी गलत हो जाएगा, तो एस के साथ में पी को हम फिलहाल नहीं जोड़ेंगे, एस के साथ में क्यू ही इकलौता सही सेंस बना रहा है। सो फिलहाल हमने जब ये लिया था एस क्यू आर पी और एस पी क्यू आर, एस के साथ में पी ने सेंस नहीं बनाया क्योंकि कोई पर्पस अभी तक लिखा नहीं गया था, सो इट वुड बी एस क्यू आर पी। एक बार पढ़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे। एस क्यू आर पी को चलिए जरा सा एक बार देख लेते हैं। एस क्यू आर पी, एस बोल रहा है अदर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस वाज एंटायरली टू सिंपल एक्सप्लेनेशन, अदर्स को लगा था बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया है। फिर इसके बाद में आया क्यू, द इक्वेशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैज गिवन वे टू अ सर्च फॉर द इंडिजिनस सोर्सेस ऑफ सोशल चेंजेस। अब इसके बेसिस पे कि मतलब कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, इसके बेसिस पे बहुत सारे चीजें इन्होंने सर्च करी, ढूंढा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों चेंजेस हो रहे हैं। एस क्यू हो गया, फिर आर बोल रहे हैं रिकॉग्नाइजिंग द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन इज वन थिंग, और जब रिकॉग्नाइजिंग मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन एक चीज थी और जहां पे अंडरस्टैंडिंग द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस दैट प्रोड्यूस इंडिजिनसली जनरेटेड चेंजेस इज अनदर, ये सारी चीजें थी। पर इस पर्पस से वी सीक टू एनालाइज द थॉट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर बोथ रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड वर्नाक्युलर पब्लिसिस्ट्स। और फिर 6 बोल रहा है ईच ऑफ दीज वर्नाक्युलर यूजिंग रिफॉर्मर्स derived his argument from within his own tradition। अब इस चीज से एक और कनेक्शन हमें दिख रहा है बेटा, देखो
अभी जब बोल रहा है ईच ऑफ दीज वर्नाक्युलर यूजिंग रिफॉर्मर्स, ये जो है ना लिखा हुआ वर्नाक्युलर यूजिंग रिफॉर्मर्स, S6 जो है ये बता रहा है कि भैया P में जो वर्नाक्युलर पब्लिसिस्ट है इसके कॉन्टेक्स्ट में S6 जोड़ना पड़ेगा, मतलब S6 के साथ में P आएगा। तो ये परफेक्ट ऑप्शन हो गया S1, SQ, RP और S6, मतलब ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट चॉइस टू गो विद। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 68। हां बिल्कुल ठीक है, 3 क्वेश्चंस है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे आएंगे। द कंट्री हैज एक्सपीरियंस्ड unprecedented economic development since the adoption of the new economic policy in the year 1999। अब बहुत सारे चेंजेस इनको देखने के लिए मिले हैं 1999 से। The middle classes have been the greatest beneficiary of the policy who today enjoy a greater levels of income than their previous generations। ठीक है, in the immediate aftermath of the newly announced policy there was apprehension in the minds of the people। Within a few years however the beneficial impact of the newly announced policy became manifest through higher GDP and a thriving economy। Faced with a critical foreign exchange crisis, the country adopted the policy in the union budget presented in the year 1999। If the country dreams of a much larger economy today, much of the optimism is due to the policy changes that took place in the year 1999। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं और बाकी 4 पार्ट्स हैं जिनको हमको अरेंज करना है। The country has experienced unprecedented economic development since the adoption of the new economic policy in the year 1999। कंट्री ने बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अनप्रेसिडेंटेड रहे उनको एक्सपीरियंस किया है जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1999 में इन्होंने अडॉप्ट की है या अपनी खुद की बनाई है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा वाला पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्टली फिट हो पाता है हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। देखिए देखो यहाँ पे 1999 के 3 जिक्र हैं, पहला है यहाँ पे, दूसरा है ये और तीसरा है 1999 यहाँ पे। ठीक है, 3 जिक्र यहाँ पे हैं, तो इस हिसाब से मैं कनेक्ट या तो इसको इसके साथ में कर सकता हूँ या फिर इसको पहले वाले के साथ में कर दूंगा, या फिर देखो ये तीनों एक साथ तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि S1 है वो S6 और ये बेचारा बीच में है, तो कहीं या तो इसके साथ आ सकता है या तो इसके साथ आ सकता है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है। चलो S को पढ़ते हैं पहले। Faced with critical foreign exchange crisis, the country adopted the policy in the union budget presented in the year 1999। देखो, the country has experienced unprecedented economic development since the adoption of the new economic policy in the year 1999। Faced with a critical foreign exchange crisis, the country adopted the policy in the union budget presented in the year 1999। कौन सी वाली पॉलिसी की बात करी जा रही है? यही वाली पॉलिसी जो S1 में है। तो S हमारे पास में एक अच्छा ऑप्शन की तरह दिख रहा है। S1 के साथ में हम S को ले सकते हैं। ठीक है, अब S के हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं बेटा। देखो RQ वाला और QS वाला हटाते हैं अभी फिलहाल। देखो नहीं आंसर आएगा तो हम जाएंगे बाकी जो B और C ऑप्शन है उन पे। फिलहाल अभी हम सेलेक्ट करने के लिए चलो SQ और SP को देख लेते हैं क्योंकि S जो है वो काफी हद तक लॉजिकल लग रहा है S1 के साथ में। अब बात करते हैं S के साथ में Q आ सकता है या P आ सकता है। देखो, in the immediate aftermath of the newly announced policy there was apprehension in the minds of the people। ठीक है, जैसे ही वो आया तुरंत लोगों के दिमाग में क्या आ गया बेटा? In the immediate aftermath of the newly announced policy। अब ये हो गया। P बोला the middle classes have been the greatest beneficiary of the policy who today enjoy the greater levels of income than their previous generations। ठीक है, the middle classes have been the greatest beneficiary of the policy। In the immediate aftermath of the newly announced policy there was apprehensions in the minds of the people। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब ये लोग ऐसा अच्छा लेवल और बुरा लेवल का ये चीज एंजॉय कर चुके होंगे कि भैया पहले हमारी इनकम कम थी अब ज्यादा हो गई है, ये सारी चीजें जब हो चुकी होंगी उसके बाद में उसके आफ्टर मैथ से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमारे सामने आएंगे, है ना। तो यहाँ पे S के साथ में अगर मैं Q लेता हूँ तो ये चीज इमीडिएट आफ्टर मैथ के बारे में बात करने लग गया, लेकिन कौन सी क्लास का क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है इसको बताने के बाद में आऊंगा ना कि उसके रिजल्ट से आफ्टर मैथ्स क्या रहे हैं, यानी कि Q की जगह मैं P को प्रेफर करूंगा बेटा। तो SPRQ वाला अरेंजमेंट के साथ में हम अभी फिलहाल जोड़ते हैं। तो SP के बाद में फिर आ रहा है R। Within a few years, however, the beneficial impact of the newly announced policy became manifest with a higher GDP and a thriving economy। उसके बाद में in the immediate aftermath of the newly announced policy there was apprehension in the minds of the people। ये चीज तब उसके बाद में हो पाएगी। ठीक है, तो लास्ट में if the country dreams of much larger economy today, much of the optimism is due to the policy changes that took place in the year 1999। तो ये SPQR जो है ये बिल्कुल सही है, सॉरी SPRQ बिल्कुल सही है। इसी के बेसिस पे हम चल पाएंगे क्योंकि इस चीज ने प्रॉपर्ली सारी चीजें क्रोनोलॉजिकली बोल दी है। कैसे बताएंगे देख लेते हैं जरा सा एक बार एक जिस्ट।
देखो एस से शुरुआत करा हमने, S1 में ये ऐसे शुरुआत कर दिया कि बहुत सारे क्रिटिकल फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आई थी, लेकिन कंट्री ने अडॉप्ट कर ली यूनियन बजट प्रेजेंटेड जो 1999 में था, ठीक है। उसके बाद में फिर पी आया। मिडिल क्लासेस ने क्या किया, ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी रहे वो, पहले की लिविंग कंडीशन जितनी बुरी थी उससे बहुत हद तक वो चीजें इंप्रूव हो गई, ठीक है। अच्छा खासा इनकम आ गया, पुरानी जनरेशन से अच्छा इनकम आने लगा, एसपी हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी के बाद में फिर आर आया कि कुछ सालों में however the beneficial impact of the newly announced policy became manifest with a higher GDP and thriving economy। अब ये चीजें इनके हिसाब से होने लगी। फिर यहाँ पे आता है क्यू। क्यू बोलता है इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ, और इसका जो इमीडिएट आफ्टरमैथ निकला न्यूली अनाउंस्ड पॉलिसी का, देयर वाज एप्रीहेंशन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, और फिर एप्रीहेंशंस आने लग गए। सो एसपीआरक्यू यानी ऑप्शन नंबर सी gets as the correct choice। Let's get to question number 69। The Indian cooperative movement is probably one of the largest, strongest and the oldest in the world, with widespread spatial coverage, diversified businesses, activities and ample success stories. It has celebrated its centenary very recently. Okay. It is structured around the Rochdale principles and Raffleson model in the wake of miseries of peasantry. It is termed as an economic miracle of the last century. Ever since the officially sponsored Act of 1904, the movement has passed through a number of phases. Cooperatives have been organized in areas like credit, marketing, distribution, dairy development, industry, sugar and so on. अब कोऑपरेटिव्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये चीज यहाँ 6 में लिखी हुई है। बाकी बात हो रही है इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड विद वाइडस्प्रेड स्पेशल कवरेज, डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज एंड सैंपल सक्सेस स्टोरीज, ठीक है। S1 ने स्टार्ट कर दिया है। अब बात करें कि कौन सा वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। देखो यहाँ पे इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पुराना था, सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। अब पी बोल रहा है इट हैज सेलिब्रेटेड इट्स सेंटेनरी वेरी रिसेंटली, 100वां साल इसने अभी रिसेंटली मनाया है। इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द रोशेल प्रिंसिपल्स, कैसे कैसे बना है ये बात हो गई सेकेंडरी। इट इज टर्म्ड एज एन इकोनॉमिक मिरेकल, ये हो गई सेकेंडरी बात। As ever since the officially sponsored act of the movement has passed through a number of phases, ये भी हो गई। फिर cooperatives have been organized, ये भी बात हो गई। उसने क्या बनाया बेटा, it has celebrated its centenary very recently, ठीक। अब सबसे पहले बात मुझे करनी पड़ेगी कि क्या चीज इसके रेफरेंस में हम बता रहे हैं। अगर पी पॉइंट को मैंने कहीं पे भी बाहर लिखा तो यहाँ पे कोऑपरेटिव्स के बारे में बात हो सकती है, एक्ट ऑफ 1904 हो सकता है, मूवमेंट के बारे में बात हो सकती है, इट हैज सेलिब्रेटेड इट्स सेंटेनरी वेरी रिसेंटली, ये आगे मैं कहीं पे भी पी के साथ में रखूंगा तो ये गलत माना जाएगा। तो पहले मैं S1 के साथ में मान लेता हूँ कि मुझे रखना है पी वाला पॉइंट। लेट्स कंसीडर पी वाला पॉइंट, और पी के साथ में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पी क्यू आर एस। देखो इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द दिस वाला प्रिंसिपल एंड रैफलेसन मॉडल इन द वेक ऑफ मिजरीज ऑफ पीजेंट्री, ठीक है। इसने अभी 100वां साल मनाया है, इसको कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। इट इज टर्म्ड एज द इकोनॉमिक मिरेकल ऑफ द लास्ट सेंचुरी, इसको इकोनॉमिक मिरेकल लास्ट सेंचुरी का बोला जाता था। Ever since the officially sponsored Act of 1904, the movement has passed through a number of phases, ठीक है। Cooperative have been organized in areas like credit, marketing, distributed, district development, industry, sugar and so on। यार इसमें कोई अरेंजमेंट की जरूरत है ही नहीं, इसने सीधा सीधा P से स्टार्ट किया है एंड देन PQRS ने इकलौता यहाँ पे करेक्ट आंसर दे दिया है। देखो अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि इट हैज सेलिब्रेटेड इट्स सेंटेनरी वेरी रिसेंटली की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही बोला कि ओल्डेस्ट है भैया ये, तो चला होगा कि कहाँ से चला ये, कब चला, तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग वाले पॉइंट की बात आने लगी। अब फिर अगर मैं बोलता हूँ कि भैया इसने अभी रिसेंटली 100 साल पूरे कर लिए हैं अपने, तब ये चीज फिक्स हो गई कि भैया ये सबसे ओल्डेस्ट है ना। वाइडस्प्रेड स्पेशल कवरेज, डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज, सैंपल एक्टिविटीज, एम्पल एक्टिविटी स्टोरीज भी है। इसने अपना 100वां साल अभी यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। उसके बाद में बताएंगे कि क्या क्या चीजें कैसे हैं, क्योंकि सेंटेंस नंबर जो 6 है वो भी इसकी फंक्शनिंग के बारे में ही बात कर रहा है। तो फंक्शनिंग सारी एक साथ रखी जाएंगी और क्या चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं वो चीज एक साथ रखा जाएगा। सो QRS एक साथ, फिर लास्ट में S6 P से स्टार्टिंग करेंगे, S1 के बाद में P देन QRS। तो PQRS ऑप्शन नंबर C बनता है इसका करेक्ट चॉइस। नंबर 17 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। Degenerative and man-made diseases, or rather non-communicable diseases, mark epidemiological transitions in the contemporary world. Scholars reiterate that epidemiological transitions and social changes in the disease pattern are inevitable. मतलब आप इसको टाल नहीं सकते। This transition is the result of rapid increments in urbanization and industrialization. He argued that the disease pattern in shifting from the predominance of the infectious and parasitic diseases
to chronic and man-made diseases. Omran's epidemiological transition theory 1971 portrayed a clear picture of the changing pattern of disease prevalent all over the world. ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत अच्छा सा हिंट है, अगर आप देख लो तो ये फटाफट आंसर आ जाएगा। ही आर्ग्यूड की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे ओमरान की बात करी जा रही है, मतलब एस के बाद में ही आर आएगा। जिस भी पॉइंट में एस के बाद में आर नहीं आ रहा उसको हटा देते हैं। देखो एस के इमीडिएटली बाद आर आ रहा है कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन एस के बाद में ही आर आएगा, ये चीज तो फिक्स है। यहाँ पे देखो एस के बाद आर आ रहा है, यहाँ पे एस के बाद आर आ रहा है, यहाँ पे आर के बाद एस आ रहा है, सी वाला बाहर हो जाएगा। यहाँ पे भी आर के बाद में एस आ रहा है, ये भी बाहर हो जाएगा। देखो दो ऑप्शंस यहाँ से बाहर हो गए, क्या बच रहा है, एस आर क्यू पी और पी एस आर क्यू। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा वाला सही हो सकता है। देखो समझो बात ध्यान से, दो ऑप्शंस यहाँ से बाहर हो चुके हैं, अब कौन सा सही आंसर है इसको ढूंढना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ से बाहर चल चुके हैं। एस से शुरुआत करके देखते हैं, डिजेनरेटिव एंड ह्यूमन-मेड डिजीजेस। अब यहाँ पे देखो दिस ट्रांजिशन लिखा है, कोई ट्रांजिशन तो ऐसा है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब ये ट्रांजिशन अगर हम ढूंढ लें कि किसके साथ में है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। Q वाले के पहले क्या आ रहा है, देखो Q के पहले R आ रहा है, इधर भी Q के पहले आ रहा है, दोनों ही सही है। तो S R से क्या हम शुरुआत कर सकते हैं। देखो Oran's epidemiological transition theory of disease portrayed a clear picture of the changing pattern of disease prevalent all over the world. S के बाद में फिर आ रहा है R, he argued that this, फिर उसके बाद में आता है SR के बाद में Q, this transition। अब यहाँ पे this transition R के साथ लिखूं, this transition is the result of the rapid increments in the urbanization industrialization। फिर आता है P, scholars reiterate that epidemiological transition and the structural change in the disease pattern are inevitable, this transition has led to the rise of। अब यार देखो यहाँ पे this transition and structural change in the disease pattern are inevitable, this transition has led to the rise of the living standards in general, whereby people enjoy a sedimentary lifestyle with good socio-economic प्रोफाइल। अब हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम P पे बात करें, स्कॉलर्स स्टेटेड दैट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन द डिजीज पैटर्न आर इनएविटेबल, ये इनएविटेबल होते हैं। दिस ट्रांजिशन, अब अगर मैं नॉर्मली बात कर लूंगा कि जो ट्रांजिशंस है और स्ट्रक्चरल चेंज है ये नॉर्मल है, तो दिस ट्रांजिशन की बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। मतलब S6 के पहले मुझे क्या रखना पड़ेगा, Q रखना पड़ेगा जो दिस ट्रांजिशन की बात कर रहा है। सो Q के साथ में S6 मतलब Q लास्ट होगा, तो A बाहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B के साथ चले जाएंगे। इट वुड बी P S R Q, दैट इज ऑप्शन नंबर B एंड दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 71 में आपको वर्ड मीनिंग दिया है, यानी कि एक वर्ड है, इसी का आपको मीनिंग बताना है कि किस में सही तरीके से यूज हुआ है बेटा। ठीक है, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, बट चलो इसको करके निपटाते हैं। डायरेक्शंस पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पर्टिकुलर वर्ड इज प्रोवाइडेड, 4 sentences have been given and 4 sentences have been formed, one of which makes use of the word correctly. You are required to select the correct option and mark your response on the answer sheet accordingly. किया क्या गया है ध्यान से समझिए। हर क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया है, इस वर्ड का एक ही सेंटेंस में करेक्ट तरीके से यूज किया गया है। आपको बताना है वो सेंटेंस कौन सा है जिसमें इस वर्ड को करेक्ट तरीके से यूज किया गया है। बाकी 3 बाहर निकल जाएंगे, एक ही यहाँ पे सही होगा, वही वाला आपको बताना है एंड यू विल बी एट द करेक्ट चॉइस। चलो देखते हैं यहाँ पे alibi, the accused was acquitted because he provided an alibi। alibi का मतलब होता है बेटा कि वहां कोई भी जब कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है या फिर कोई चीज हो रही हो, उस टाइम पे जो कहीं पे प्रेजेंट नहीं है उसको alibi बोलते हैं। सो accused जो था, जो जुर्म करता है, जो accused मतलब जो भी गुनहगार है, was acquitted, इसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो वहां पे उसने alibi दे दिया कि भैया उस टाइम में मैं वहां पे नहीं था, इसे इसका प्रूफ दे दिया। तो ए तो सही कह रहा है, बी देखो the accused was acquitted because his alibi was not accepted। अरे accused को तब थोड़ी acquit कर देंगे, तब थोड़ी छोड़ेंगे। the accused was acquitted because his alibi was false। अरे false होगा तब उसको छोड़ेंगे थोड़ी। D, the accused was convicted because he provided an alibi, तब convict थोड़ी करेंगे, तब तो छोड़ देंगे ना। convicted मतलब कैद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बेटा सही है 71 में। Let's get to 72, continuously। अब यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा यार, कंटिन्यूअसली का हमें सही यूज देखना है कि कौन से वाले में हुआ है। चलो देखते हैं। The waves lapped upon the shores continuously। shores क्या है, नाउन है, इसके बाद में हम continuously नहीं लगा सकते, गलत है। The fellows at the academy follow their exercise routine continuously, गलत जगह यूज हुआ है। The fellows at the academy कंटिन्यूअसली फॉलो होना चाहिए था, फॉलो के साथ में कंटिन्यूअसली लगना चाहिए था। कंटिन्यूअसली क्या है, एडवर्ब है, तो इसको वर्ब के आसपास रखना चाहिए। द जायंट पिस्टन एट द ऑयल रिग हार्मेंटेड द ग्राउंड कंटिन्यूअसली, ग्राउंड के बाद में कंटिन्यूअसली लगाया, फिर से ये भी गलत हो गया। डी देखो, द वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम द लीकिंग टैप कंटिन्यूअसली, वाज फ्लोइंग, अब देखो यहाँ पे ये सोर्स लिखा है, फ्रॉम द लीकिंग टैप कंटिन्यूअसली, लगातार,
फ्लोइंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब यहाँ पे लीकिंग टैप के लिए कंटिन्यूअसली नहीं लगा है, फ्लोइंग कंटिन्यूअसली यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। सो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी। लेट्स गेट टू 73 वाला क्वेश्चन। फिर है ELICIT। एलिसिट का मतलब होता है किसी से कोई भी चीज समझ आ गई कि नहीं, ये चीज समझ लेना, ठीक है, या बोलते हैं ना उगलवा लेना, ये निकलवा लेना, दिस इज एलिसिट। लेट्स लुक कि इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही आता है बेटा। देखो, द कॉल सेंटर्स ऑपरेशंस वर फाउंड टू बी एलिसिट, बिल्कुल गलत हो गया ये, वर फाउंड टू बी एलिसिट। दूसरा देखो, the illicit ties between them were discovered by chance, गलत है। सी देखो, the demand for further information did not elicit an enthusiastic response, उसने कोई अच्छा रिस्पांस को बच्चों से नहीं निकाला या नहीं देखा, सही है। the illicit reasons stated were found to be insufficient। अब यहाँ पे जो illicit है ना, ये वाले illicit का मीनिंग इन्होंने लिख दिया है बहुत सारी जगह पे। इसका मतलब होता है बेटा illegal, इसका मतलब होता है illegal। इन्होंने illicit का मीनिंग लिखा है और वर्ड लिखा है illicit, इस वजह से A, B और D गलत है, C would be the correct choice। फिर आता है क्लाइमैक्टिक। क्लाइमैक्टिक का मतलब होता है बिल्कुल पीक पे होना। क्लाइमैक्स पता है आपको कि किसी भी चीज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट क्या हो सकता है, इसको क्लाइमैक्टिक बोला जाता है। ये क्लाइमैक्टिक नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, द क्लाइमैक्टिक डिग्रेडेशन शैल लीड टू कैटाक्लिस्मिक वेदर चेंजेस। क्लाइमैक्टिक डिग्रेडेशन थोड़ी ऐसा करेंगे, गलत हो गया। क्लाइमैक्टिक की जगह इन्होंने क्लाइमैटिक की बात कर दी है, और आपको बताना क्या है, क्लाइमैक्टिक का बताना है। तो इन्होंने क्लाइमैक्टिक लिखा है, लेकिन कंडीशन किसके हिसाब से बनाई है, क्लाइमैटिक के हिसाब से बनाई है, गलत हो गया। बी देखो, द क्लाइमैक्टिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट विल, अब क्लाइमैक्टिक चेंज एनवायरनमेंट में थोड़ी होगा, बी बाहर। सी देखो, द क्लाइमैक्टिक आउटकम्स ऑफ द रिस्ट्रेंट सस्टेनेबिलिटी आर पॉजिटिव, क्लाइमैक्टिक नहीं। डी, द क्लाइमैक्टिक चेंजेस presaging environment disaster are predicted to unfold soon। क्लाइमैक्टिक चेंजेस, जो बड़े-बड़े चेंजेस हो रहे हैं बेटा presaging environment में, disaster are predicted unfold soon, जो बड़े चेंजेस हैं, जो भयंकर चेंजेस हो रहे हैं उस बेसिस पे, है ना। the climatic outcomes of recent sustainability are positive, it would be option D, that is the correct choice। नंबर 75 पे आते हैं, अफेक्ट। AFFECT अफेक्ट जो होता है ये वर्ब का काम करता है, टू के बाद लगाया जाता है, ठीक है। A बोल रहा है the new diet did not seem to have any effect on her health। इसमें क्या होना चाहिए था, AFFECT नहीं, यहाँ पे EFFECT होना चाहिए था, तो A वाला यहाँ से बाहर हो जाएगा। B देखो, for the new scheme to take effect certain conditions have been met। for the new scheme to take effect नहीं, to affect या फिर टू कास्ट इफेक्ट, गलत हो गया। इन अफेक्ट वी आर बैक, यहाँ पे EFFECT वाले की जरूरत पड़ेगी। द चेंज सर्कमस्टेंसेस सीम टू विजिबली अफेक्ट हर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के बाद यहाँ पे कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 76 कह रहा है डिस्क्रीट। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखो, द मैनेजर वाज आस्क्ड टू मेक डिस्क्रीट इंक्वायरीज अबाउट द न्यू क्लाइंट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल चुपचाप जो चीजें हम करते हैं, मतलब जिसको किसी से डिस्क्लोज नहीं करना है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें बात होती है उसको डिस्क्रीट कहा जाता है, ठीक है। द मैनेजर वाज आस्क्ड टू मेक डिस्क्रीट इंक्वायरीज अबाउट द न्यू क्लाइंट। द डिस्क्रीट नॉइज कैंसलिंग हेडफोन आर वेरी एक्सपेंसिव। द डिस्क्रीट सीरीज हैज मेनी इंटरवीनिंग गैप्स। It is important to be discreet while dealing with sensitive material। अब यहाँ पे discreet का हमें context देखना है कि कौन सा वाला हो सकता है। Discreet में the manager was asked to make discreet inquiries about the new client, मतलब चुपचाप की बात हो गई यहाँ पे। A, B और D बाहर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। The discrete series has many intervening gaps। चलो नंबर 77 की बात करते हैं। अब यहाँ पे IT'(S) लिखा हुआ है, IT'(S) तो लिखा है, लेकिन हमने सीखा था IT'(S) एग्जैक्टली IT'(S) का काम नहीं करता है, इसका मीनिंग अलग अलग होता है। ये काम करता है जब भी किसी नॉन लिविंग चीज को बिलोंग कराया जाता है, और ये इसका एकदम ऑपोजिट काम करता है। चलो इट्स नेचर, अब यहाँ पे कौन सा चाहिए, उसका नेचर, तो का के लिए ITS चाहिए, ए बाहर हो गया। What is it about its performance, उसकी परफॉर्मेंस, गलत हो गया। सी देखो, इट्स इंपरेटिव, it is imperative that you study hard for success, perfect, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी, what about its value, उसकी वैल्यू, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट चांस, सॉरी करेक्ट चॉइस। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 78। amidst का मतलब होता है बेटा बीच में, या किसी भी कंडीशन के बीच में, या कोई भी चीज हो रही है उसके एकदम मिड में कोई चीज हो रही है, इसको amidst बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है। Amidst them, who do you think is better? अब दो लोग के बीच में तो between चाहिए, ए बाहर हो गया। There was a lot of confusion amidst his mind, उसके दिमाग के अंदर के लिए amidst यूज नहीं कर सकते। Amidst all the confusion, the thief has to sing away notice। अब देखो confusion क्या है, hypothetical चीज है, जब भी कोई चीज रियल होगी तब हम इसके लिए between या among यूज करेंगे। Amidst हमेशा hypothetical या दिमाग वाली चीजों के लिए यूज होती है, so C is good।
डी हु एमिट्स यू, अब देखो यहाँ पे लोग हो गए, एमिट नहीं लग सकता, क्या बचाएगा? ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। 79 की बात करते हैं बेटा, लेस देखो यहाँ पे किस तरीके से सही यूज हुआ है। There are less than 14 people attending the seminar। देखो समझो ध्यान से, जब भी कभी हम काउंट लिखेंगे तो लेस नहीं होता है, यहाँ पे फ्यू होता है, इसलिए ये गलत है। बी देखो लेस स्टेट्स आर फुलफिलिंग, यहाँ पे फ्यू स्टेट्स होना चाहिए, बी गलत है क्योंकि स्टेट्स को गिना जा रहा है। There is less sugar in the tea than what is asked for। Sugar is uncountable thing, इसके लिए हम less यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। D, there are very less days, days काउंटेबल हो गया, less की जगह few लिखना पड़ेगा, तो D भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट आ रहा है प्रैक्टिस। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू ग्रेट फ्रेंड्स। अब देखो प्रैक्टिस बेटा नाउन नहीं है, ये एक तरह का वर्ब का काम करता है। दूसरा बोल रहा है इट हैज बीन द प्रैक्टिस ऑफ एकेडमिक्स टू रिकमेंड स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टडीज। ए गलत, बी गलत। सी देखो what is the particular practice of your neighbors that you are objectifying या objecting to। it is important to practice regularly। देखो se होता है verb, to के बाद आता है verb, तो d वाला ऑप्शन सही है, d वाला c वाला भी गलत हो गया। देखो प्रैक्टिस में ce होता है, ये होता है नाउन, और se वाला जो प्रैक्टिस होता है ये होता है verb, तो to के बाद आपको हमेशा verb लगाना पड़ेगा। एक ही जगह पे सही किया है, बाकी यहाँ पे भी नाउन कर दिया है, यहाँ पे भी नाउन कर दिया है, यहाँ पे भी नाउन कर दिया है, इसलिए तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। क्लियर? चलो नंबर 80 के बाद लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 81। देखो फिल इन द ब्लैंक्स की बात यहाँ पे आ रही है। हमने ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, डिटरमाइनर्स और प्रीपोजिशन के बेसिस पे। यहाँ पे पूरा ग्रामर मिक्स होगा, वर्ड्स आ सकते हैं, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस, सब कुछ आ सकता है। चलो पढ़ते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, are given after the sentence. Select the most appropriate word or group of words for the blank space and indicate a response on the answer sheet accordingly। हर सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पढ़ के आपको बताना है कि भैया कौन सा ऑप्शन अगर हम सेलेक्ट कर दें तो यहाँ पे फिल सही तरीके से हो जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। He dash waiting for you since morning। अब यहाँ पे since morning की बात है, मतलब सुबह से हमारा इंतजार ये भाई साहब कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मालूम चल जाएगा हमें he के लिए यूज करना है, तो देखो is तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे since लग गया है। had भी तो लगेगा नहीं क्योंकि अभी भी वेट कर रहे हैं। he के लिए have भी नहीं लगाएंगे, क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, he has been waiting for you since morning। करेक्ट आंसर 82। देखो if a time machine dash you anywhere for one day, where would you go? if a time machine dash you anywhere, if a time machine dash you anywhere, अगर टाइम मशीन तुम्हें लेके जाए कहीं पे तो तुम कहां जाना चाहोगे, ये बात यहाँ पे पूछी जा रही है। If a time machine dash you, अगर तुम्हें टाइम मशीन लेके जाए, तो देखो यहाँ पे may तो लेंगे नहीं, will take you तो लेंगे नहीं क्योंकि if के बाद में will नहीं लगा सकते, shall take you नहीं। If a time machine could take you anywhere for one day, where will you go? तुम्हें अगर टाइम मशीन ले जा सकती है कहीं पे भी एक दिन के लिए, तो सकता है या एबिलिटी के लिए could लगाते हैं, it would be option B। If a time machine could take you anywhere for one day, where would you go? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट चॉइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। What you purpose is what you purpose is out of the question। ठीक है, is on question, in question, where the question, out of the question। what you purpose, तुम क्या चाहते हो, ये चीज out of the question है। ऑप्शन नंबर डी। बेटा ये सब चीजें ना कॉमनली जब आप रोज रोज रीडिंग करोगे तो कॉमन सेंस से आएंगी। what you purpose is on question कोई गलत नहीं है, कोई सेंस नहीं है। इन क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, इज इन क्वेश्चन मतलब व्हाट यू पर्पस इज इन क्वेश्चन। अब ये मीनिंग नहीं दे पा रहा है, फिर तो चलो हम यहाँ कर दे, लेकिन मीनिंग नहीं दे पाएगा। इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसने बात को पूरा कर दिया कि जो तुम चाहते हो उसका बिल्कुल हमें हिंट भी नहीं है कि तुम क्या चाहते हो। 84 देखो, द कैंपस इज इन डैश, फुल ऑफ सर्कल्स, फुल लेंथ, फुल मोड, फुल स्विंग। फुल मोड, फुल ऑफ सर्कल्स, फुल मोड कुछ नहीं, फुल स्विंग का मतलब होता है पूरी जोर शोर से। द कैंपेन इज इन, फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोर शोर से, बोलते हैं ना पूरी तरीके से लगे हुए हैं, सो दैट इज इन फुल स्विंग। बेटा ए ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, और कोई चारा यहाँ पे नहीं है क्योंकि इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरी तरीके से, पूरे जोश या पूरे उत्साह के साथ में। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्या कह रहा है ये। Life has been thrown dash due to the weather conditions in the city। Life has been thrown in the gear। अबे life has been thrown in the gear थोड़ी होगा, weather conditions अब लाइफ में वेदर कंडीशन सिटी में जब होंगी तो इन द गियर में आउट ऑफ गियर मतलब एकदम खराब हो जाना लाइफ कंडीशंस। अबाउट इन स्पिरिट्स की बात नहीं होगी। लाइफ हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ गियर मतलब एकदम बिल्कुल बेकार सी चल रही है, खराब सी चल रही है। इन द गियर मतलब बढ़िया चल रही है, तो ये बताओगे ही आप। लाइफ हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ गियर ड्यू टू द वेदर कंडीशंस इन द सिटी। चलो 86 के बारे में बात करते हैं।
86 कह रहा है had he told me the news beforehand I dash careful and saved my money. had he told me, अब देखो यहाँ पे कंडीशनल की बात हो रही है, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि कंडीशंस को हम कैसे आंसर करते हैं। कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, पहले पार्ट में had प्लस v3 लगाते हैं, दूसरे पार्ट में हम पास्ट मॉडल प्लस v3 को पास्ट मॉडल प्लस have प्लस v3 को यूज करते हैं। अब यहाँ पे had प्लस v3 तो लगा हुआ है, दूसरे वाले पे देखो should नहीं लगा सकते, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। had been और will भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पास्ट मॉडल नहीं है। इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज would have been। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट चॉइस। चलो 87 देखते हैं। he feels that he has been dashed, he feels that, उसको फील हो रहा है कि क्या हो गया है, he feels that he has been taken for granted, taken as granted कुछ नहीं होता है, taken for granted का मतलब होता है हल्के में किसी को ले लेना। So it would be taken for granted, taken for is taken in it गलत है, taken for granted ऑप्शन नंबर ए would be the correct choice। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। He has the dash touch of a maestro, he has the dash touch। अब grating, strong, silken या heavy। अब maestro की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he has a silken touch of the maestro हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन के साथ में लेंगे, है ना। मतलब ऐसा टच है जैसा लगता है कि किसी मास्टर ने इस चीज को टच किया है या उस चीज को मास्टर ने परफॉर्म किया है या जो भी चीज है मास्टर ने अटेंड किया है। इट वुड बी silken touch। 89 देखेंगे, he is one of the dash in the country, well known journalist, well known journalist। देखो वन ऑफ के बाद में प्लूरल लेते हैं तो बी बाहर हो गया, well renowned journalist, जर्नलिस्ट। अब इसमें कौन सा लेंगे, वेल रिनाउंड। अब देखो रिनाउंड ऑलरेडी अपने आप में वेल को लेके चलता है ना, मतलब इसमें हमें रिनाउंड के पहले वेल लिखने की जरूरत नहीं थी, तो वेल और रिनाउंड एक साथ थोड़े से गड़बड़ है। अब क्या करेंगे, जर्नलिस्ट तो लिखेंगे नहीं क्योंकि प्लूरल चाहिए, तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वेल नोन जर्नलिस्ट। रिनाउंड का मतलब भी हो जाता है नोन, तो वेल रिनाउंड नहीं, इट वुड बी वेल नोन जर्नलिस्ट, ऑप्शन नंबर ए वुड बी फिटिंग बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली इज ग्रेटर देन डैश सिटी इन इंडिया। अब हमने सीखा था कि द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, है ना। ऑल अदर की बात करेंगे तो इसमें मुंबई और दिल्ली भी आ जाएगा, इसलिए एनी और अदर दोनों चाहिए होगा, एनी नहीं अदर नहीं, एनी अदर सिटी इन इंडिया की बात करेंगे तब मुंबई और दिल्ली अलग हो जाएंगे और बाकी सारे अलग होकर कंपेयर करने लग जाएंगे। 90 के बाद में चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 91 में है यूजेस ऑफ पेयर्ड वर्ड्स। अब यहाँ पे दो चीजें आपको दी गई हैं, ये देखो होमोफोन्स का ही दूसरा फॉर्म है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं, दोनों के आपको मीनिंग्स बताने के इनके मीनिंग्स क्या क्या है बेटा। तो चलो पढ़ते हैं डायरेक्शंस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पेयर ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स इज प्रोवाइडेड, यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ both the words and mark your response on the answer sheets accordingly। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको, अब उसके बाद में करते हैं आंसर। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पर्स्पिकेसिटी एंड पर्स्पिक्यूटी। चलो इसका क्वेश्चन इसका वो पढ़ते हैं। देखो पर्स्पिक्यूटी का मतलब होता है क्लियरली लिखना, पर्स्पिकेसिटी को किस तरीके से साथ अरेंज किया गया है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए का पर्स्पिकेसिटी एंड पर्स्पिक्यूटी का ऑप्शन नंबर ए है। पर्स्पिकेसिटी मींस एबिलिटी टू डिसर्न एंड पर्स्पिक्यूटी मतलब लुसिडिटी एंड एक्सप्रेशन, मतलब किसी चीज को क्लियरली एक्सप्रेस कर देना, ये बात तो ठीक है। पर्स्पिकेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू डिसर्न, मतलब कोई भी चीज को डिसर्न करने की जो एबिलिटी होती है दैट इज पर्स्पिकेसिटी, बिल्कुल सही है। पर्स्पिकेसिटी मींस लुसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये गलत हो गया, देखो उल्टा हो गया, एंड पर्स्पिक्यूटी मींस एबिलिटी टू डिसर्न, ये उल्टा हो गया। सी देखो पर्स्पिकेसिटी मींस टेंडेंसी एंड पर्स्पिक्यूटी मींस लुसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी गलत हो गया, यहां पे पर्स्पिकेसिटी का मतलब गलत कर दिया इन्होंने। देखो डी देखो पर्स्पिकेसिटी मींस एबिलिटी टू डिसर्न, उल्टा हो गया, पर्स्पिकेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा क्लियरली विजिबल, अब यही गलत हो गया। क्या बच रहा है ऑप्शन नंबर ए, सो 91 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 92। अब यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट है और कॉम्प्लेसेंट है, देखो दोनों ही इजी वर्ड्स हैं, ढूंढते हैं इसके कौन से तरीके से सही लिखा गया है। पहला बोल रहा है कॉम्प्लेसेंट मींस ओवर कॉन्फिडेंट एंड कॉम्प्लेसेंट मींस इन द सेम प्लेस, गलत हो गया, उल्टा लिख दिया इसने। कॉम्प्लेसेंट ये वाला ओवर कॉन्फिडेंट होता है, कॉम्प्लेसेंट ASANT मींस ईगर टू प्लीज, बिल्कुल सही है, एंड कॉम्प्लेसेंट मींस ओवर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल बी वाला पार्ट बिल्कुल सही बता रहा है। सी देखते हैं, कॉम्प्लेसेंट मींस ईगर टू प्लीज एंड कॉम्प्लेसेंट मींस इन द सेम प्लेस, नहीं सी गलत है। कॉम्प्लेसेंट में CENT का मतलब होता है जो सर्व संतुष्ट होता है या कह लो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, हम लोग कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं। कॉम्प्लेसेंट मींस ओवर कॉन्फिडेंट एंड कॉम्प्लेसेंट मींस ईगर टू प्लीज, उल्टा लिख दिया, डी बाहर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस बेटा। 93 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये वाले आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको इनका मीनिंग मालूम होगा, एल्स ये क्वेश्चंस गलत ही होते जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट है, एक का मतलब होता है पूरक और दूसरे का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। तो चलो देखते हैं कौन सा वाला यहाँ पे किस तरीके से मीनिंग दे रहा है।
चलो पहला यहाँ लिखा है कॉम्प्लीमेंट मींस टू एनहांस एंड कॉम्प्लीमेंट मींस टू प्रेज, गलत हो गया, ये उल्टा हो गया। बी देखो कॉम्प्लीमेंट मींस टू गो वेल विद एंड कॉम्प्लीमेंट मींस टू प्रेज, उल्टा हो गया फिर से यहाँ पे। पहला है कॉम्प्लीमेंट मींस टू प्रेज, एकदम ठीक लिखा है, एंड कॉम्प्लीमेंट मींस टू गो वेल विद, एकदम सही। जब किसी चीज के साथ में हम एडिशनल कोई चीज लेते हैं तो उसको बोलते हैं MENT, और IMENT होता है कि किसी की तारीफ करना। IMENT तारीफ, EMENT मतलब कोई चीज किसी के साथ में कॉम्प्लीमेंट दे रही है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मैंने ब्लैक जैकेट पहना है, ब्लैक जींस पहनी है, और मैं इसके साथ में ग्रीन शूज पहनूं तो थोड़ा अजीब लगेगा। ब्लैक शूज वुड गो कॉम्प्लीमेंट विद दैट, EMENT वाला। तो डी भी यहाँ पे गलत है, कॉम्प्लीमेंट मींस टू एनहांस एंड कॉम्प्लीमेंट मींस टू गो वेल विद, एकदम गलत लिख दिया इन्होंने यहाँ पे। चलो आगे नंबर 94 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 में है DEIFI, डिफाई एंड डिफाई। देखो इसका मतलब होता है सीधे तरीके से मुंह पे ही मना कर देना, ठीक है। देखते हैं, टू डिफाई मींस टू कन्फर अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड एंड टू डिफाई मींस टू अपोज। अपोज हो गया है डिफाई का मतलब, और डिफाई का मतलब होता है स्टेटस ऑफ गॉड को डिनाई कर देना। सो ए इज करेक्ट। बी देखो टू डिफाई मींस टू कन्फर अपॉन वन स्टेटस ऑफ गॉड एंड टू डिफाई मींस टू डिनाई। अब देखो यहाँ पे अपोज करेंगे बेटा, यहाँ पे डिनाई की बात नहीं होता है। डिफाई का मतलब अपोज करना होता है, डिनाई करना नहीं होता है, नहीं तो हमारे पास उसके लिए वर्ड खुद ही डिनाई है। सी कह रहा है टू डिफाई मींस टू अपोज एंड टू डिफाई मींस टू कन्फर अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड, उल्टा हो गया। डी टू डिफाई मींस टू अपोज एंड डिफाई मींस टू डिनाई, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 95, इवोक एंड इनवोक। देखते हैं ध्यान से। इवोक का मतलब होता है जगाना किसी चीज में, है ना। अब उसके बाद में आगे इनवोक का कैसे मतलब करेक्ट लिखा हुआ है, चलो इसको देखते हैं। इवोक मींस टू elicit a response and evoke means to provoke, गलत हो गया। बी इवोक मींस टू कॉल अपॉन थॉट्स एंड अपील एंड इनवोक मींस टू elicit a response, गलत हो गया। सी कह रहा है इवोक मींस टू प्रोवोक एंड इनवोक मींस टू कॉल अपॉन थ्रू एंड अपील, दिस इज रॉन्ग। डी देखो बेटा, अभी डी बोला इवोक मींस टू elicit a response, इवोक मतलब होता है रिस्पांस को मतलब रिस्पांस को एलिसिट करना, और इनवोक का मतलब होता है कॉल अपॉन थॉट्स एंड अपील। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। देखो उल्टे सीधे इन्होंने सिर्फ मीनिंग्स किए हैं, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सही है। तो बस ये ध्यान रखना कि किसका यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो सही है, क्योंकि ये होमोफोन्स होते हैं, स्पेलिंग्स लगभग सेम ही दिखेंगे आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे सिंपैथी और एम्पैथी है बेटा। सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस है। सिंपैथी का मतलब होता है जब सच में आप सिर्फ सामने से जाके दिखाओ, और एम्पैथी का मतलब है आप खुद भी सच में उस फीलिंग में डूब जाओ। दिस इज सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ सही बता पाता है। सिंपैथी मींस शेयरिंग अदर्स फीलिंग्स एंड एम्पैथी मींस अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स। बिल्कुल यही बात अभी मैं कह रहा था कि सिर्फ शेयर करना, और इसका मतलब है सच में समझना, दूसरे की फील को सच में फील करना। बी देखो सिंपैथी मींस एक्सप्रेसिंग अदर्स फीलिंग्स एंड एम्पैथी मींस शेयरिंग अदर्स फीलिंग्स, उल्टा हो गया। सिंपैथी मींस पिटिंग अदर फीलिंग्स एंड एम्पैथी मींस एम्फसाइजिंग अदर फीलिंग्स। नहीं, एम्फसाइज नहीं करना है, उसको बढ़ाना चढ़ाना नहीं है। Sympathy means emphasizing another feeling and empathy means pitying another feelings, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जाएगा as the correct choice। Let's get to question number 97। देखो बेटा ध्यान से। Accept and accept। Accept का मतलब होता है ले लेना, मान जाना, या किसी चीज पे राजी हो जाना, और accept का मतलब होता है अलावा या छोड़कर। पहला देखो यहाँ पे accept का मीनिंग क्या लिखा हुआ है। पहला बोल रहा है accept means to exclude and accept means to agree, उल्टा हो गया। B accept means to agree and accept means to extend, गलत हो गया। accept means to agree and accept means to exclude, ये सही है। accept का मतलब होता है agree करना, और इसका मतलब होता है exclude या निकाल देना। accept means to extend and accept means to agree, ये गलत हो गया। accept means agree नहीं होता है, ये गलत है। चलो आगे नंबर 98 पे चलते हैं। रिवॉर्ड एंड अवार्ड। रिवॉर्ड होता है बेटा जब किसी को पैसा मिलता है, और अवार्ड होता है जब ऐसे ही कोई चीज आप किसी को देते हो। तो चलो देखो यहाँ पे क्या चीज इसके ऑप्शंस में दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बेटा रिवॉर्ड इज अ कंपनसेशन फॉर एफर्ट एंड अवार्ड इज अ प्राइज फॉर रिकॉग्निशन। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात मैं बोल रहा था। बी रिवॉर्ड इज प्राइज फॉर रिकॉग्निशन एंड अवार्ड इज कंपनसेशन फॉर एफर्ट, बी गलत हो गया। रिवॉर्ड इज प्राइज फॉर रिकॉग्निशन एंड अवार्ड इज गिफ्ट फ्रॉम समवन, अरे गलत है। डी रिवॉर्ड इज गिफ्ट फ्रॉम समवन एंड अवार्ड इज कंपनसेशन फॉर एफर्ट, ये भी गलत बोल दिया। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, रिवॉर्ड इज अ कंपनसेशन फॉर एफर्ट एंड अवार्ड इज प्राइज फॉर रिकॉग्निशन। ठीक है 98 ये हो गया। नेक्स्ट 99 पे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है ये। एमिग्रेट एंड इमिग्रेट। देखो ये माइग्रेट से बने हैं। माइग्रेट का मतलब होता है मूव करना। अब अगर कोई बाहर जा रहा है तो एमिग्रेट, और अगर अंदर आ रहा है तो इमिग्रेट। चलो देखते हैं कौन सा वाला है। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की। इमिग्रेट मींस टू इलीगली गो टू अनदर कंट्री। ये देखो इमिग्रेट का मतलब गो नहीं होता है, हाँ इमिग्रेट का मतलब गो होता है, एंड इमिग्रेट मतलब टू अराइव एट अनदर कंट्री। ठीक है बी वाला ऑप्शन देखते हैं। 99 में तो ए ऑप्शन ठीक बोल रहा है। बी देखो इमिग्रेट मींस टू अराइव एट अनदर कंट्री, इमिग्रेट मींस टू लीव फॉर अनदर कंट्री। अब यहाँ पे जो इलीगल लिख दिया ना, ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बाकी तो सही था। बी देखो इमिग्रेट मींस टू अराइव एट अनदर कंट्री, इमिग्रेट मींस टू
उल्टा हो गया, बी बाहर। सी देखो, एमिग्रेट मींस टू लीव फॉर अनदर कंट्री, ठीक है, एंड इमिग्रेट मींस टू इलीगली एंटर कंट्री, इलीगली यहाँ पे गलत है। डी देखो, इमिग्रेट मींस टू लीव फॉर अनदर कंट्री एंड इमिग्रेट मींस टू अराइव एट अनदर कंट्री, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे इलीगल वाले कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दो ऑप्शन गलत कर दिए हैं, तो कभी भी इलीगल नहीं होता है, ये इलीगल होता है, इलीगल की जगह ये लीगल होता है, ईएम वाला जाता है, आईएम वाला आता है। नेक्स्ट 100, इमोलेट एंड इम्यूलेट, इमोलेट और इम्यूलेट देखो क्या है यहाँ पे। अब 100 वाले में हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। पहला है इमुलेट मींस टू सैक्रिफाइस एंड एमुलेट मतलब टू फॉलो समवन आउट ऑफ एडमिरेशन, बिल्कुल परफेक्ट। किसी को जब आप एडमायर करने लगो तो उसको फॉलो करने लगते हैं तो उसको इमुलेट बोलते हैं, ये बात ठीक है। इमुलेट का मतलब होता है किसी को सैक्रिफाइस कर देना, ये ऑप्शन परफेक्ट है। इमुलेट मींस टू बर्न एंड इमुलेट मींस टू वेयर ऑर्नामेंट्स, गलत। सी इमुलेट मींस टू बर्न एंड इमुलेट मींस टू स्टिमुलेट, गलत है। इमुलेट मींस टू डिस्ट्रॉय एंड इमुलेट मींस टू इमिटेट, गलत है। ये ऑप्शन नंबर ए के साथ में बेटा चले जाएंगे, 100 विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर स्पॉटिंग एरर्स पे आते हैं। स्पॉटिंग एरर देखो यहाँ पे, ईच आइटम इन दिस सेक्शन। अब ये सिंपल सी चीज है, डायरेक्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये बोलते हैं सिंपल कि हर सेंटेंस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए, बी और सी। अगर सेंटेंस सही लग रहा है तो पार्ट डी को अपना आंसर सेलेक्ट कर दो। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है। इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रोल आफ्टर 5 hours ऑफ ऑफिस। कह रहा है कि गुड इवनिंग का एक स्ट्रोल मतलब इवनिंग का एक बढ़िया सा स्ट्रोल या हल्का सा टहल आते हैं, जो शाम को हल्का फुल्का टहलते हैं उसको स्ट्रोल कहते हैं। सो इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रोल आफ्टर 5 hours ऑफ ऑफिस, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, नो एरर की बात कर लेंगे तो 101 चला जाएगा नो एरर पे। 102 देखो, अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री, बिल्कुल अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री, परफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 103 देखो, while solar energy has grabbed the spotlight, wind part 2 has, अब देखो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे has प्लस VT लिखा है, जब सोलर एनर्जी ने क्या किया था, has grabbed the spotlight, सोलर एनर्जी की तरफ सबका टेंशन है, सोलर एनर्जी ने अपनी तरफ स्पॉटलाइट को कर दिया है। wind part 2 has been made steady, गलत हो गया, wind part 2 has been, गलत है, has made steady progress हो जाएगा। बीन यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा है इसलिए बी वाले ऑप्शन को हटा देंगे। देखो यहाँ पे बेटा हैज ग्रैब्ड लिखा है, मतलब यहाँ पे ये लोग कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, खुद इनके ऊपर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बीन यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। 104 देखो, प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी, बहुत सिंपल सा है। अ ग्रेट डीलिंग नहीं होता है बेटा, एक फ्रेज होता है अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ मतलब अच्छा खासा अमाउंट, उसको बोलते हैं अ ग्रेट डील ऑफ। इसमें अ ग्रेट डील ऑफ होता है, अ गुड मैनी होता है, अ ग्रेट मैनी होता है, इनकी फॉर्म्स हम नहीं चेंज कर सकते चाहे सेंटेंस जो भी हो। सो अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी नहीं, अ ग्रेट डील ऑफ वैनिटी इसका सही होगा। इसके ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 104 पे। 105 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है persuasion happens only when someone takes a stand from which he has unwilling to move। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने रीडिंग नहीं करी है तो इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। देखो persuasion happens, persuasion कब होता है, जब कोई अपना एक स्टैंड ले चुका है और वहां से he has unwilling to move और वो मूव करना नहीं चाह रहा है। has के बाद में कभी ing आ पाएगा, जिंदगी में नहीं आ पाएगा, he is unwilling to move लिखना पड़ेगा। has के बाद में been लगा के तब ing आ जाएगा, which अब देखो has been ing क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे since प्लस टाइम for प्लस टाइम नहीं था, तो from which he is unwilling to move हम लिख देंगे और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे एरर हमें मिल जाएगी, सिंपल। 106 देखो, the food consumed is converted on the body into glucose। अबे on the body मतलब शरीर के ऊपर थोड़ी होता है, in the body होता है, तो in लिखना पड़ेगा, मतलब कहाँ है, B for बुड़बक में यहाँ पे दिक्कत है। 107 देखो, this testing method requires one to fast overnight after which the fasting blood sugar level is measured। अब 107वां जो क्वेश्चन कह रहा है, इसने पूरी बात को बढ़िया तरीके से कह दिया है, कोई गलती नहीं करी है। ये टेस्टिंग मेथड रिक्वायर्स वन टू फास्ट ओवरनाइट आफ्टर व्हिच द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज मेजर्ड, परफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पे चली जाएगा 107 में। चलिए बढ़ते हैं 108 की तरफ। मल्टीपल रिसर्च स्टडीज हैव लेड एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग टू इंप्रूव्ड ग्लूकोज कंट्रोल। देखो 2 लिखा है, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब 2 के बाद में इंप्रूव्ड लिख के इन्होंने गोबर कर दिया, 2 के बाद इंप्रूव्ड में से डी हटा देंगे, इंप्रूव यहाँ पे हो जाएगा, 2 के बाद में V1 हो जाएगा और ये क्वेश्चन सही हो गया, यानी पार्ट नंबर सी में हम एरर स्पॉट कर देंगे, इंप्रूव्ड की जगह इंप्रूव कर देंगे। 2 के बाद में बेटा V1 ही आता है, याद रखिए। 109 देखेंगे, दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ्स। अबे इंडिविजुअल राइटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या करेंगे, टू प्ले हिज की जगह देयर स्ट्रेंथ लिखेंगे ना, देयर स्ट्रेंथ लिख के इसको सही करेंगे, हिज स्ट्रेंथ नहीं, देयर स्ट्रेंथ्स। As a screenwriter, there are broadly speaking 2 kind of job in the film world। ये 2 लिखा है, 2 के बाद में क्या होता है, 2 रुपी होगा कि 2 रुपीस होगा,
रुपीज होगा, तो काइंड गलत है, यहाँ पे क्या होगा काइंड्स ऑफ, टू काइंड्स ऑफ, प्लूरल करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर यहाँ पे मिल जाएगी। देखो कितने इजी से क्वेश्चंस आए थे, काफी हद तक ये कॉमन सेंस वाले भी हैं, बाकी अगर गोल्डन रूल्स पढ़े हैं तब तो ये आसान लगेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। डायरेक्शन देखो, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ वर्ड और फ्रेज अंडरलाइन, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड फाइंड व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू, इंडिकेट योर रिस्पांस ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। अब आपको करना ही है, यहाँ पे आपको सारे सेंटेंसेस में, सारे क्वेश्चंस में एक सेंटेंस लिखा है, उसमें एक पार्ट को अंडरलाइन किया गया है, आपको बताना है इस अंडरलाइन पार्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जिसके लिए आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, सेलेक्ट करना है कौन सा एक पार्ट इसका आंसर है। बस इतना सिंपल सा काम करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो चलो 111 से करना है, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है, he headed the Indian freedom struggle which paved the way for non-violent struggle for other countries in the 20th century। which क्या है बेटा, एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसमें WH आ रहा है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे देखो एडजेक्टिव हटा दिया, इंटरोगेटिव असर्टिव नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे जुड़ जाएगा। असर्टिव तो हो ही नहीं सकता, इंटरोगेटिव नहीं क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं, ये भी हट गया, एडजेक्टिव का ये काम करेगा नहीं, तो सी ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट चॉइस। चलो, where there is peace for some time there will be prosperity। अब ये किस चीज का काम कर रहा है, इसको जरा सा समझते हैं, देखो ध्यान से समझो। Where there is peace for some time, अब जब भी कोई चीज हमें कहां पे हो रही है ये चीज बताती है, तो उसके लिए हम एडवर्ब को मानते हैं, कहां हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब चीजें एडवर्ब का काम होता है। So where there is peace for some time there will be prosperity, क्या हो गया, ये एडवर्ब का काम करने लगा, तो इंटरोगेटिव नहीं है क्योंकि इंटरोगेटिव होता तो लास्ट में क्वेश्चन होता, ये बाहर हो गया। एडजेक्टिव तो है नहीं क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम ही नहीं कर पा रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन तो ये नहीं है क्योंकि ये दो चीजों को जोड़ नहीं रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है बेटा, है ना। तो चलो यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ में हम 112 को फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। Alas, we have been defeated। अब ये चीज बड़ा आसान है भैया, अब इसमें आपको कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। हमने सीखा था जैसे कोई एक वर्ड लिखा और साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ, क्या हो जाएगा, ये इंटरजेक्शन है, बिना कुछ होते, एडजेक्टिव, कनेक्टर, इंटरोगेटिव बाहर, इंटरजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। 114 कह रहा है a zero is a zero always, जो जीरो है वो हमेशा जीरो ही रहेगा। अब ये चीज हमको मालूम है कि भैया आर्टिकल के बाद में क्या लगता है, आर्टिकल के बाद में लगता है नाउन या एडजेक्टिव लगता है। अब जो जीरो है वो हमेशा जीरो ही रहेगा, ऑलवेज तो हमेशा बता रहा है, मतलब ये नाउन नहीं है, सो अ के बाद में इट वुड बी जीरो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो बी सी डी यहां से बाहर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। 115 देखेंगे, many you may you be blessed with all good things in life। अब all का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है देख लेते हैं। अब all यहां पे क्या कर रहा है, may you be blessed with all good things of life, ध्यान से समझो ये। अब यहाँ पे all good things of life की बात कर रहा है, things क्या है बेटा, नाउन है यहाँ पे, good क्या है ये बता रहा है कि यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब गुड क्या है, गुड को ये बता रहा है कि कौन सी चीज है, ऑल गुड थिंग्स, सारी गुड थिंग्स, यहाँ पे ऑल किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा, है ना। एडजेक्टिव तो ये है ही नहीं क्योंकि ऑप्शंस में नहीं है, तो ये सब हटाते हैं, यहाँ पे ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। वैसे ये जो ऑल है ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए हम एडवर्ब की बात करने लगेंगे, ठीक है। चलो आगे 116 पे आते हैं। The lake is one of the more beautiful ones in the country। अब beautiful क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे और फटाफट बी सी डी को बाहर कर देंगे। Honesty is the best policy। अब honesty यहाँ पे क्या है, इस चीज को जरा सा देखो ध्यान से। honesty का पार्ट ऑफ स्पीच हमें मालूम करना है। अब honesty क्या होता है, नाउन है, ये चीज तो ठीक है, काउंटेबल तो नहीं है, ए बाहर है, प्रोनाउन नहीं है तो इट लगा होता, कॉमन नाउन भी नहीं बता सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, ये चीज फिक्स है बेटा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर 118 की बात करते हैं। There is many a slit between the cup and the lip। There is many a slit between the cup and the lip। बहुत बढ़िया। अब between क्या है, preposition, बिना कुछ सोचे समझे preposition है, slip between the cup and the lip। Between is a preposition, option number A is correct। चलो अगला, Ravi and Megha reached first, but Guha and Savi finished third। अब यहाँ पे बट किस चीज का काम कर रहा है, ये चीज तो मालूम ही होगी भाई, कंजंक्शन का काम कर रहा है, इंटरजेक्शन, कनेक्टर और प्रोनाउन को हटा देंगे, बट ये सब क्या काम करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं। इसमें भी पूछा था तो हम कोरिलेटिव और कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग की बात करने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था तो हमने बट पे ही सीधा कनेक्शन को, कंजंक्शन को मार्क कर दिया। चलो बात करते हैं आगे 120 वाले क्वेश्चन की। देखिए
120 बोल रहा है he is the most sought after teacher in the school. He is the most sought after teacher in the school. अब ये the क्या है बेटा यहाँ पे? देखो the यहाँ पे आर्टिकल का काम करेगा या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या उसी को हम डिटरमाइनर भी कह सकते हैं. The most sought after, तो यहाँ पे एडजेक्टिव इंटरजेक्शन ये हटाएंगे, it would be determiner. तो क्या हो गया? डिटरमाइनर की काम यहाँ पे कर रहा है. क्लियर है? So 120 would go with option number A. इसी के साथ में आज का ये पेपर पूरा खत्म होता है. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए पेपर नई चीज के साथ में. तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना. जो भी डाउट्स क्वेरीज हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा. See you, take care.